हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज में चैप्टर नंबर 16 दैट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मियो रेगुलेशन ऑफ क्लास 11। आई नो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग लगता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को हम एकदम शॉर्ट में ईजी तरीके से कैसे याद रख सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको मैं इस सेशन में बता दूंगी। देखो, इस चैप्टर में से सीईटी एग्जाम में आपको 2 से 3 एमसीक्यूज आ सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पॉइंट में से जिस टॉपिक में से एमसीक्यूज आ सकता है वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगी, तो आप उतना अच्छे से रीड करके जाइए, उतना अच्छे से लर्न करके जाइए, तो आपको ऑटोमेटिकली सीईटी के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी और एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन, सॉरी, दिस इज चैप्टर नंबर 15। मैंने यहाँ गलती से चैप्टर नंबर 16 लिख दिया है। दिस इज चैप्टर नंबर 15 बिकॉज चैप्टर नंबर 16 इज ह्यूमन स्केलेटन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के साथ। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ अलग अलग ऑर्गन्स लिखे हैं, कुछ अलग अलग ऑर्गन्स डिस्प्ले किए हैं। तो आपको मुझे बताना है कि कौन से ऑर्गन का क्या रोल होता है। ये कौन सा ऑर्गन है? ये है हमारा लंग्स। ठीक है, मैं सारे ऑर्गन्स का नाम लेबल कर रही हूँ। ये कौन सा ऑर्गन है? ये है हमारा स्किन सरफेस। ये कौन सा ऑर्गन है? ये है हमारा लिवर। ये हमारा क्या है बेटा? एक मिनट रुको। दिस इज द लिवर। ये हमारा क्या है? दिस इज लिवर। और ये नेक्स्ट ऑर्गन हमारा कौन सा है? दीज आर अवर किडनीज। ये ऑर्गन कौन से हैं? दीज आर अवर किडनीज। तो लंग्स का क्या फंक्शन होता है? लंग्स CO2 एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। स्किन का क्या फंक्शन होता है? स्किन स्वेट एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। और स्वेट के अंदर क्या होता है? स्वेट के अंदर अपना यूरिया और अपना सॉल्ट होता है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है। तो ये दो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए स्किन हेल्प करती है, क्योंकि स्किन के पास स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। तो बॉडी का जितना भी एक्स्ट्रा स्वेट या जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा का सारा कहाँ से एलिमिनेट हो जाता है? स्किन से। फिर नेक्स्ट बारी आती है लिवर की। लिवर का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। लिवर का काम क्या होता है बेटा? डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट है तो उसको डिटॉक्सिफाई करके बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम लिवर करता है। और फिर उसके बाद जो लिवर से डिटॉक्सिफिकेटेड कंपोनेंट आता है वो किडनी के पास जाता है। तो किडनी मैक्सिमम ब्लड फिल्ट्रेशन करती है। किडनी क्या करती है? मैक्सिमम ब्लड फिल्ट्रेशन करती है। और ब्लड फिल्ट्रेशन करने के बाद 99% वाटर वापस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। 99% न्यूट्रिएंट्स बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो 99% रीअब्जॉर्प्शन होता है। और सिर्फ 1% या 0.1% जो वेस्ट होता है, सिर्फ ये 1% वेस्ट आपकी किडनी से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं। ऐसे बॉडी में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे जिनके बारे में आप पढ़ोगे। तो मेन हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किडनी कैसे हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करने में और फिल्टर करने में हेल्प करती है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल। रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या चीज़ हम अब अपनी बॉडी से हम इंपॉर्टेंट चीज़ें तो रिमूव करेंगे नहीं, जो कचरा होगा उसी को हम रिमूव करेंगे। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्मो का मतलब होता है सॉल्ट एंड वाटर। ऑस्मो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर। और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस। तो जब आप अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर देते हो तो आपकी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का ऑटोमेटिक बैलेंस बन जाता है। और बॉडी को कंटिन्यूअसली अच्छे तरीके से काम करने के लिए उसका बॉडी बैलेंस यानी सॉल्ट और वाटर बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस मेटाबॉलिज्म होते रहता है, यानी कैटाबॉलिज्म होते रहता है जैसे ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट्स, और एनाबॉलिज्म होते रहता है जैसे सिंथेसिस ऑफ न्यू बायोमोलिक्यूल्स। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमको एनर्जी लगती है। क्या लगती है? हमको एनर्जी लगती है। तो दिस इज एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन। और इसी प्रोसेस में हमको बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जब भी आप कोई प्रोसेस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ये बाय प्रोडक्ट्स कभी कभी यूजफुल होते हैं, कभी कभी वेस्ट होते हैं। तो जो बाय प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उन बाय प्रोडक्ट्स को हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, और वो हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, यानी किक आउट कर देते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। कोई फ्लूइड हो सकता है, गैशियस फॉर्म में हो सकता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है? एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस का डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिया गया है,
जब भी आप अपनी बॉडी से कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हो तो उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड या कोई भी ऐसा सेल जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है तो वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है और उसको हम बॉडी से सीधा बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें वेस्ट होती हैं। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर रहेगा तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। गैशियस वेस्ट लाइक CO2 हम बॉडी में नहीं रखते हैं क्योंकि CO2 हीमोग्लोबिन के पेयरिंग को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, मिनरल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, ये सारी चीज़ें हम बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। देखो ये बात आपने सुनी होगी और मैंने ये बहुत बार बोला है कि कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर बैलेंस में होनी चाहिए, इक्वल लेवल में होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर लेवल बढ़ गया या कम हो गया तो उसके वजह से बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। ओके, सो देखो आगे क्या बताया गया है। ये सारे वेस्ट हम अपनी यूरिन के थ्रू या अपने फीसिस के थ्रू यानी पॉटी के थ्रू या अपने पसीने से बाहर निकाल देते हैं। अब इधर पे देखो क्या देखने को मिलता है, और एक वेस्ट प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है हमारे लिवर में जब अपना आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, जब अपना ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होकर हमको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कंपोनेंट मिलते हैं। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को हम बोलते हैं बाइल पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स हमारे फीसिस को कलर देते हैं, मतलब हमारी पॉटी का जो कलर होता है वो बाइल पिगमेंट्स के वजह से होता है, बिलीरुबिन के वजह से होता है। तो आपकी पॉटी जो ऑरेंज या येलो कलर की आती है वो बिलीरुबिन के वजह से आती है। और साथ ही साथ और एक पिगमेंट यूरोक्रोम, ये पिगमेंट जो बनता है ये पिगमेंट अपने यूरिन को कलर देता है। सो आपको सीईटी में क्वेश्चन आ सकता है यूरिन का कलरेशन कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, यूरोक्रोम के वजह से, यू ऐसे याद रखो। और पॉटी का कलर किसके वजह से आता है, बिलीरुबिन के वजह से आता है। तो ये पिगमेंट्स आप जो खाते हो, आप कौन सा खाना खा रहे हो, आप वेजिटेरियन फूड खा रहे हो कि नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हो, आपकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा है या विटामिन ज़्यादा है या हार्मोन ज़्यादा है, आप कौन से टाइप का स्पाइसेस खा रहे हो, तो ये सारे आपके फूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो इधर देखो क्या बताया गया है, हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस अमीनो एसिड्स होता है, देखो बेसिकली अमीनो एसिड से क्या बनते हैं बेटा, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं या स्टोर हो रहे हैं तो ये अमीनो एसिड्स आपके सेल्स का पीएच चेंज कर देंगे, जिसके वजह से एंजाइम एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। और अगर एंजाइम एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आपको एटीपी ही मिलना बंद हो जाएगी, मतलब आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी। तो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो जितने भी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इनको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब इसका हम डीएमिनेशन प्रोसेस कर देते हैं। ये डीएमिनेशन प्रोसेस किधर होता है, लिवर में होता है। जब आप अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करके अमोनिया बनाते हो, देखो इधर पे बताया गया है ये आपका अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो इसका कार्बन वाला पार्ट अलग और अमीनो ग्रुप अलग। तो जब आप इस अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको अमोनिया मिलता है, एंड दिस अमोनिया इज टॉक्सिक टू सेल्स क्योंकि ये सेल्स का पीएच चेंज कर देता है। अब ये अमोनिया जब आप यूरिया में कन्वर्ट कर दोगे या यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे तो ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं रहेगा, ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं रहेगा। लेकिन अमोनिया अगर डायरेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो जब आप अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करते हो, अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन किधर पे होता है, लिवर में होता है, हमेशा याद रखो। अमीनो एसिड के ब्रेक डाउन को हम डीएमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड। और ये कहाँ पर हो रहा है, लिवर में हो रहा है। तो जब आप लिवर में अमीनो एसिड ब्रेक डाउन करते हो तो आपको अमीनो ग्रुप मिलता है, यानी अमोनिया मिलता है और कार्बन स्केलेटन मिलता है। कार्बन स्केलेटन से अलग अलग चीज़ें बनती हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल होती है। लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो हमको बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो अमोनिया ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कुछ एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन जिन एनिमल्स के बॉडी में अमोनिया स्टोर नहीं हो सकता वो एनिमल्स इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया या यूरिक एसिड में। अभी तक मतलब प्रॉपर ऐसा कोरिलेशन हमको पता नहीं चला है कि कौन से एनिमल का कैसे क्या होता है। सी देर इज नो क्लियर कोरिलेशन बिटवीन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। मतलब आपके पूर्वज का बॉडी अलग था, हमारे एंसेस्टर्स का बॉडी अलग होता था, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग टाइप का था। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग टाइप का है, हमारा बॉडी अलग टाइप का है। सो जैसे इधर पे देखो, आपका जो फ्रॉग का टैडपोल होता है, टैडपोल मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो पानी में ग्रो होता है, तो फ्रॉग का बच्चा अमोनिया एक्सक्रीट करता है, लेकिन फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करता है। सो फ्रॉग के बच्चे को अमोनोटेलिक बोलते हैं और फ्रॉग को यूरियोटेलिक बोलते हैं। तो एक ही एनिमल है लेकिन वो अपने यंग स्टेज में अलग प्रोसेस दिखा रहा है, अडल्ट स्टेज में अलग प्रोसेस दिखा रहा है। तो इसी तरीके से
मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है कि कौन सा एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है। देखो आपको मैं एक सिंपल चीज बताती हूँ। अलग अलग एनिमल्स जो हैं, अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। मैं बार बार आपको एक चीज बोल रही हूँ, आप याद रखो, हमारे बॉडी में ज़्यादा नाइट्रोजन होना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये नाइट्रोजन बॉडी का पीएच चेंज कर देता है। बॉडी का पीएच अगर चेंज हो जाएगा तो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी और आपकी बॉडी काम करना स्टॉप कर देगी। तो इसीलिए जितना भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है ये हमको निकालना पड़ता है। ये नाइट्रोजन या तो अमोनिया के फॉर्म में, सॉरी, ये देखो ये नाइट्रोजन कैसे रहता है, ये नाइट्रोजन या तो अमोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, या तो यूरिया के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, या तो यूरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। देखो इधर पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट रहता है, ये नाइट्रोजन अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो एनिमल्स अमोनिया आसानी से एक्सक्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया को डिसॉल्व करने के लिए 500 ml पानी चाहिए। देखो एक एग्जांपल देती हूँ, जब आपका बच्चा छोटा रहता है, स्मॉल बेबी, तो स्मॉल बेबी को आप खाना एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में खिलाते हो, ठीक है, एकदम स्मॉल पीसेस में खिलाते हो, ओके, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा सुसु करता है। फिर ये बेबी जब 5 years का हो जाता है, जब 5 years का हो जाता है तो इसको हम बड़े बड़े रोटी का टुकड़ा खिलाने लगते हैं, मतलब मीडियम पीसेस खिलाने लगते हैं। और जब ये बेबी 15 साल का हो जाता है तो ये बड़ी चपाती खाने लगता है, ये बड़ी चपाती खाने लगता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फूड प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म का वाटर लेवल अलग होता है। पानी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका वाटर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनका वाटर लेवल एकदम कम हो जाता है। और जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, बर्ड्स, उनका वाटर लेवल तो और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो जितना कम वाटर उतना लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट बनना चाहिए। देखो ज़्यादा वाटर है तो ये अमोनिया को आसानी से डिसॉल्व कर लेगा, क्योंकि अमोनिया 1 ग्राम अमोनिया डिसॉल्व करने के लिए हमको 500 ml वाटर चाहिए। 1 ग्राम यूरिया डिसॉल्व करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए, और 1 ग्राम यूरिक एसिड डिसॉल्व करने के लिए 10 ml वाटर चाहिए। तो जितना ज़्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट रहेगा, जितना ज़्यादा डेंजरस, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है तो इसको डिसॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी। यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक है तो इसको डिसॉल्व करने के लिए कम पानी, और यूरिक एसिड एकदम ही कम टॉक्सिक है तो इसको डिसॉल्व करने के लिए और भी कम पानी चाहिए। तो जितना ज़्यादा टॉक्सिक उतना ज़्यादा पानी। अब हम 500 ml पानी सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया के लिए तो दे नहीं सकते। हम पानी दिन में 3 से 4 लीटर पीते हैं, उसमें से समझो सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया ने अगर 500 ml पानी ले लिया और आपकी बॉडी में 5 ग्राम अमोनिया है तो आपको तो 2500 ml यानी कि 2.5 लीटर पानी देना पड़ेगा। इतना पानी तो हम दिन भर में पीते हैं, तो अगर सारा पानी अमोनिया डिसॉल्व करने में चला जाएगा तो बाकी का बॉडी क्या यूज़ करेगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी में हम अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकते। देखो कॉम्प्लिकेटेड वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो जिस एनिमल की बॉडी में जितना पानी है उसके हिसाब से हम वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी में ज़्यादा पानी नहीं है तो हम अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में, और बर्ड्स में तो और कम पानी होता है तो उनकी बॉडी में अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में। सबसे ज़्यादा डेंजरस वेस्ट कौन सा है, अमोनिया। और ये अमोनिया सिर्फ और सिर्फ मरीन एनिमल्स ही एक्सक्रीट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ही ज़्यादा पानी होता है। ओके, तो देखो अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। यूरिया कौन एक्सक्रीट करता है, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है, बर्ड्स एंड मेनी रेप्टाइल्स। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। एक ही चीज़ याद रखो, अपने बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पानी है तो आप डायरेक्ट अमोनिया एक्सक्रीट करो। अगर आपके पास पानी कम है तो आप पहले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करो, फिर उस यूरिया को एक्सक्रीट करो। और अगर आपके पास पानी बिल्कुल भी नहीं है तो आप अपने अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करो और फिर उसको एक्सक्रीट करो, क्योंकि अलग अलग बॉडी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। देखो इधर पे आपको पूरा तीनों प्रोसेस का शॉर्ट में कंपैरिजन बताया है, आप थ्योरी रीड कर लेना, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ। अमोनोटेलिज्म मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स जो अपने बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरियोटेलिज्म मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स जो अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। और यूरिकोटेलिज्म मतलब क्या होता है, यूरिकोटेलिज्म में आपका अमोनिया पहले यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर यूरिक एसिड को हम एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया किधर बनता है, लिवर में बनता है बाय डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। यूरिया किधर बनता है, यूरिया भी लिवर में बनता है बाय ऑर्निथिन साइकिल। मतलब अमोनिया से यूरिया बना रहे हो ना आप, अमोनिया से यूरिया बना रहे हो तो ये प्रोसेस भी किधर होगा, सब लिवर में होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट से रिलेटेड जितना भी कन्वर्जन है सब लिवर में होता है।
तो अमोनिया से यूरिया बनाओगे तो कौन सा साइकिल याद रखना है, ऑर्निथिन साइकिल। और अमोनिया से जब आप यूरिक एसिड बनाते हो तो आपको कौन सा पाथवे याद रखना है, आइनोसिनिक पाथवे। आइनोसिनिक पाथवे की मदद से अपना अमोनिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑर्निथिन साइकिल की मदद से अपना अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जिसकी बॉडी में जितना पानी है वो उतना ही वेस्ट एक्सक्रीट कर सकता है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, सिर्फ पानी ज्यादा चाहिए होता है, सो इसमें एनर्जी कम लगती है, सो दिस रिक्वायर नो एनर्जी। इधर पे कन्वर्ट करने के लिए, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया बनाने के लिए हमको 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स लगता है। मतलब ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा एटीपी लगता है, और इससे भी ज्यादा एटीपी लगता है अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तो सबसे ज्यादा हाई एक्टिव प्रोसेस है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, इसको हम बॉडी में बिल्कुल भी नहीं रख सकते, इसको बॉडी से फटाफट बाहर निकालना पड़ता है। यूरिया इज लिटिल लेस टॉक्सिक, तो इसको थोड़े टाइम तक बॉडी में रखोगे तो भी चलेगा। एंड यूरिक एसिड इज नॉन टॉक्सिक, तो ये काफी समय तक हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इसीलिए इसको ज्यादा पानी चाहिए डाइल्यूट करने के लिए। यूरिया इज एवरेज है, वाटर सॉल्युबिलिटी उसका एवरेज है, तो इसको कम पानी चाहिए रहता है। और यूरिक एसिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये बिना पानी के भी एक्सक्रीट हो सकता है। इट इज वेरी इनसॉल्युबल इन वाटर और इट रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अमोनोटेलिज्म जो है ये फटाफट हमारे यूरिन से एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, क्योंकि इसको बॉडी में रखना, बॉडी में जितना जहर रहेगा उतना आपकी बॉडी खराब होगी। तो अमोनिया आपके बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है, तो इसको हमको फटाक से बॉडी से निकालना पड़ता है। यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक है, तो ये थोड़े टाइम तक आपकी बॉडी में रहेगा और ये धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलेगा तो भी चलता है। और यूरिक एसिड तो बहुत धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो नॉन टॉक्सिक है। जब आप अमोनिया को एक्सक्रीट करते हो तो 500 ml वाटर के साथ आप उसको मिक्स करते हो। जितना ज्यादा वाटर आप मिक्स करोगे अमोनिया के साथ, उतना ज्यादा यूरिन डाइल्यूट होगा। इधर पे वाटर कम है तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है, सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो जाता है। जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब जिसमें वाटर ज्यादा है, उसको हम डाइल्यूटेड बोलते हैं, और जिसमें सल्यूट ज्यादा होता है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। तो अमोनिया डाइल्यूट होता है क्योंकि उसमें वाटर ज्यादा है। यूरिया जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्योंकि उसमें वाटर कम है। और यूरिक एसिड तो लिक्विड के फॉर्म में निकलता ही नहीं है, ये थिक पेस्ट के फॉर्म में निकलता है, क्योंकि इसके अंदर तो वाटर ना के बराबर है। तो ये 3 प्रोसेसेस है। अमोनोटेलिज्म में अमोनिया एक्सक्रीट होता है, यूरियोटेलिज्म में यूरिया एक्सक्रीट होता है, और यूरिकोटेलिज्म में यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है। आपको तीनों के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अमोनोटेलिज्म का एग्जाम्पल है बोनी फिश एंड मरीन एनिमल्स, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और यूरियोटेलिज्म का एग्जाम्पल है मैमल्स, शार्क्स, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। और यूरिकोटेलिज्म का एग्जाम्पल है स्पाइडर नहीं, बर्ड्स, रेप्टाइल, स्नेल्स। पीछे जो हमने ये डायग्राम देखा था, ठीक है, ये आपका यूरिकोटेलिज्म का एग्जाम्पल है। सो बर्ड, स्नेल, ये सब यूरिकोटेलिज्म में आएगा। ये एग्जाम्पल सीईटी में पूछते हैं, ये पूरा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए, तो ये याद रखो। चौथा टाइप का जो एक्सक्रीशन प्रोसेस हमको देखने को मिलता है, दैट इज ग्वानोटेलिज्म। ग्वानोटेलिज्म में क्या होता है, देखो ये प्यूरिन है, ये एक टाइप का प्यूरिन है। तो जब एक्स्ट्रा प्यूरिन हो जाएगा तो उस एक्स्ट्रा प्यूरिन को भी हम ब्रेक डाउन करके जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है स्पाइडर में, बिच्छू में, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू के अंदर, पेंगुइन्स के अंदर, तो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को भी हम रिमूव कर देते हैं, इस ग्वानिन को भी हम रिमूव कर देते हैं अपने बॉडी से, यानी एनिमल्स अपने बॉडी से। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्वानोटेलिज्म। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्वानोटेलिज्म। तो ये पूरा थ्योरी आप रिपीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। पूरा जो थ्योरी है मैंने आपको टेबल के फॉर्मेट में बता दिया है। अभी इधर देखो क्या बोला है, वाई अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, बिकॉज इट चेंजेस द पीएच ऑफ द बॉडी, जिसके वजह से एंजाइम एक्टिविटी ब्लॉक हो जाता है, एंजाइम एक्टिविटी ब्लॉक हो जाता है। और ये ग्वानोटेलिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया। यू विल स्टडी अबाउट गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस मतलब क्या होता है, समझो आपके बोन्स के बीच में इधर पे बहुत यूरिक एसिड स्टोर हो रहा है। तो ये यूरिक एसिड जब ज्यादा हो जाता है, देखो आई अंडरस्टैंड कि यूरिक एसिड कम डेंजरस है, इधर पे हमने क्या पढ़ा, इट इज नॉन टॉक्सिक। लेकिन कोई भी चीज अगर लेवल से ज्यादा हो जाएगी तो वो भी नुकसान करने लगती है। जब आप खाना भी ज्यादा खा लेते हो तो आपको गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर यूरिक एसिड बहुत 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 ज्यादा हो गया आपके बॉडी में, तो ये यूरिक एसिड आपके बोन्स के गैप में जाके जमा होने लग जाएगा, और फिर उधर पे जाके ये आपकी बोन्स को स्वेल कर देगा, बोन्स को सुजा देगा। तो इसीलिए ये आपको गाउट हो जाता है। गाउट मतलब क्या होता है, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड। सो गाउटी आर्थराइटिस मीन्स बोन का जॉइंट पेन हो जाना। ओके, बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं इधर पे स्वेलिंग होने लग जाती है और पेन होने लग जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, यूरिक एसिड के वजह से होता है। तो यूरिक एसिड ज्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए।
अगर आपका यूरिया हो रहा है, अगर आपका यूरिया स्टोर हो रहा है बॉडी में, तो ये यूरिया आगे जाके यूरिक एसिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी ये नुकसान है। तो हमारी बॉडी में कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं होना चाहिए, ये अच्छे से समझ लो। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। तो अब हम देखते हैं आगे के टॉपिक में क्या दिया गया है। अभी देखो यहाँ पर आपको 2 पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स दी गई हैं और इन दोनों पेशेंट का किडनी फंक्शनिंग चेक किया गया है, मतलब कि ये दोनों पेशेंट्स का किडनी रिपोर्ट निकाला गया है। तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन मतलब क्या होता है, और आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इन दोनों पेशेंट्स का किडनी रिपोर्ट निकालने के बाद, क्या इनकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। सो वो रिपोर्ट निकाल के हमको बताना है। आप समझो आपके पास 2 रिपोर्ट्स निकालनी है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, समझो डॉक्टर का नाम अजय है और डेट समझो कोई भी डेट ले लो, 10 जनवरी, ठीक है, कोई भी डेट ले लो, 10 जनवरी 2021, और पेशेंट का नाम अंजलि है और इट इज़ रेफर्ड बाय, समझो कोई भी नाम ले लो, विजय, ठीक है। एज क्या बोला गया है, एज इज 21 एंड द जेंडर इज फीमेल। ओके, ऑल राइट। तो अभी रिपोर्ट निकालने के बाद, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हमको क्या देखने को मिला कि ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल कितना है, 1.92। क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनिन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच कंटेन्स हाई फॉस्फेट। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉस्फेट होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड है। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है आपके ब्लड में, यानी कि आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि क्रिएटिनिन का लेवल मेंटेन रहना चाहिए। फीमेल्स के अंदर कितना क्रिएटिनिन होना चाहिए, 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर के बीच में, लेकिन यहाँ पर हमको कितना दिखाई दे रहा है, 1.9 दिखाई दे रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 दिखाई दे रहा है। ये एक नॉर्मल लेवल है और ये एकदम हाई लेवल है, तो इसका मतलब किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ऑफ पेशेंट नंबर ए। अब ये रिपोर्ट नंबर बी है, समझो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है, इधर पे डॉक्टर का नाम अंजलि ले लो, इधर पे पेशेंट का नाम अजय ले लो, और इधर पे डेट ले लो सेम 10 जनवरी, और इधर पे एज ले लो 20, और इधर पे मेल कर दो, और इट वाज रेफर्ड बाय विजय, ठीक है। ओके, तो अब इस पेशेंट का शुगर का रिपोर्ट निकाला गया, ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब क्या होता है, खाली पेट, फास्टिंग मतलब क्या होता है, खाली पेट, बिना कुछ खाए जब आप भूखे पेट अपना ब्लड रिपोर्ट निकालते हो तो उसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं। और कितना लेवल आया है, ब्लड शुगर कितना प्रेजेंट है, अप्रोक्सीमेटली 185 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पर ml पर डेसीलीटर, यानी कि नॉर्मल वैल्यू वाज 70 to 110, लेकिन इधर पे आया कितना है, 185, यानी कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। डबल प्लस का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होना, तो इसका मतलब ये पर्सन हाईली डायबिटिक है और इसका किडनी भी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है। तो दोनों रिपोर्ट्स निकालने के बाद हमको ये पता चला कि ये दोनों पेशेंट्स का किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अब देखो आपको इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, प्लाज्मा क्रिएटिनिन यानी कि आपके ब्लड में जो क्रिएटिनिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी कंपाउंड है और ये आपके स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के वजह से बनता है, मतलब जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो ये क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है। इट प्रोवाइड्स रेडी सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमको क्रिएटिनिन से। नॉर्मली ब्लड क्रिएटिनिन लेवल जो है वो स्टेडी रहता है क्योंकि प्रोडक्शन मैचेस इट्स एक्सक्रीशन इन यूरिन, जितना क्रिएटिन बन रहा है उतना ही क्रिएटिनिन एक्सक्रीट भी हो रहा है। लेकिन अगर ये लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हाई हो गया, उसका मतलब क्या है कि आपका किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। देखो किडनी के लिए दूसरा वर्ड क्या हम यूज़ करते हैं, किडनी के लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं रीनल, ये मार्क करके ले लो, किडनी के लिए दूसरा नाम क्या है, रीनल। ओके, तो अगर आपको कहीं पर भी रीनल ये वर्ड सुनाई देता है या पढ़ने में आता है तो इसको आप क्या बोलोगे, इट इज नथिंग बट योर किडनी। तो आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, इट इंडिकेट्स पुअर किडनी फंक्शन। क्या इंडिकेट करता है, पुअर किडनी फंक्शन व्हेन क्रिएटिनिन लेवल इज अबव द नॉर्मल लेवल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में क्योंकि वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर और पीएच मेंटेन करके रखना। और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, बॉडी का सॉल्ट और वाटर बैलेंस करना। देखो ये दोनों वर्ड के बीच का डिफरेंस समझो आप। ऑस्मो रेगुलेशन में सॉल्ट और वाटर बैलेंस किया जाता है और होम्योस्टेसिस में टेम्परेचर और पीएच बैलेंस किया जाता है। सो इट रिक्वायर्स ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर और पीएच अगर मेंटेन करके रखना है तो सॉल्ट और वाटर का भी लेवल बैलेंस होना चाहिए। तो हमारे ऑर्गेनिजम्स क्या खाते हैं और वो क्या एक्सक्रीट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा या नहीं होगा। अब इधर पे एक एग्जांपल दिया गया है, पानी में आपने देखा होगा मरीन में जो स्पेशल बर्ड्स होते हैं जिनको हम एल्बाट्रोस बोलते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ समुंदर के
ऊपर ही रह के गुजार देते हैं, यानी कि दैट मीन्स वाटर दैट दे ड्रिंक इज सॉल्टी, यानी कि वो जो पानी पीते हैं वो पूरा नमक वाला पानी होता है। तो वो अपना ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में तो सॉल्ट लेवल एकदम ज़्यादा होगा। तो उनकी बॉडी में हमको क्या देखने को मिलता है, उनके नॉस्ट्रिल्स के पास, उनकी जो नोज होती है, ये देखो उनके नॉस्ट्रिल्स के पास स्पेशल ग्लैंड्स होती है और दे कंटेन स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड्स। इनके नॉस्ट्रिल्स के पास स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड्स होती है। ये सॉल्ट ग्लैंड्स की मदद से दे आर केपेबल ऑफ सेक्रेटिंग सॉल्ट, मतलब ये अपने ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट रहेगा उसको ये बॉडी के बाहर थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहता है। बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स ऐसा ही काम करते हैं, जैसे कि सी टर्टल, मरीन इग्वानास, बहुत सारे मरीन एनिमल्स जो मरीन में रहते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। उनके पास सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होती है, तो ये एक्सेस ऑफ सॉल्ट अपने बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। एनिमल्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आइसोऑस्मोटिक यानी कि ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर क्या होता है बेटा, ऑस्मो कन्फर्मर मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट अपने आउटर एनवायरनमेंट के वजह से चेंज कर लेंगे, मतलब बाहर का एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इनके बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर। और ऑस्मो रेगुलेटर क्या होता है, जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको कांस्टेंट रखता है। ऑस्मो रेगुलेटर्स में इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोल रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, अंदर का एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा। जैसे ह्यूमंस, हम ऑस्मो रेगुलेटर्स है, मतलब हम बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते हैं, हम अपने बॉडी का एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स यानी कि ज़्यादातर जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं, क्योंकि उनके बॉडी का लिक्विड और उन जो पानी में वो रहते हैं, जिस समुद्र में वो रहते हैं, उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों सेम होता है। आइसो ऑस्मोटिक मतलब सेम सॉल्ट एंड वाटर का लेवल, आइसो मीन्स सेम एंड ऑस्मोटिक मीन्स सॉल्ट एंड वाटर का लेवल। तो जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट और उनका बाहर का, बॉडी के बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोनों का लेवल सेम होता है। फ्रेश वाटर फॉर्म्स एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो लैंड पे जो एनिमल्स रहते हैं जैसे हम ह्यूमंस, और जो फ्रेश वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका ऑस्मो रेगुलेशन कैसा होता है, वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखते हैं, वो फटाफट अपना अंदर का एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। देखो इधर पे क्या बोला गया है, ऑर्गेनिज्म कैसे भी टाइप का हो, चाहे वो कन्फर्मर हो चाहे वो रेगुलेटर हो, सारे ऑर्गेनिजम्स थोड़ा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब देखो, जो ऑर्गेनिजम्स एकदम कम सॉल्ट में सर्वाइव करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्टीनोहलाइन। स्टीनो मतलब क्या होता है, नैरो रेंज, यानी कि थोड़ा सा भी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो इनको खराब हो जाएगा, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हलाइन मतलब सॉल्ट। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा ही सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सर्वाइव कर सकते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी हैंडल कर सकते हैं। मतलब समझो आपको मैंने 10 किलो का वजन दिया और अगर आप एकदम वीक हो तो आप ढुस हो जाओगे, लेकिन कुछ हेल्दी लोग होते हैं, अगर मैं उनको 50 किलो का वजन दूंगी तो भी उनको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो जो ऑर्गेनिजम्स कम सॉल्ट एडजस्ट कर पाते हैं उनको हम स्टीनोहलाइन बोलते हैं, और जो एनिमल्स ज्यादा सॉल्ट एडजस्ट कर पाते हैं, ज्यादा सॉल्ट हैंडल कर पाते हैं, उनको हम यूरी हलाइन बोलते हैं। यूरी मतलब क्या होता है, ब्रॉड, यानी कि ज्यादा रेंज तक चेंजेस अडेप्ट करना, जिसका एग्जांपल है बार्नाकल्स, क्लैम्स एटसेट्रा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इन वैक्यूल्स के अंदर उनका वेस्ट कलेक्ट होता है और फिर पोर्स की मदद से अपने बॉडी से वो डिस्चार्ज यानी कि अपना वेस्ट थ्रो कर देते हैं। स्पॉन्जेस में क्या हमको देखने को मिलता है, समझो ऐसे आपके स्पॉन्जेस वाले ऑर्गेनिज्म है, तो इनके इधर पे ऐसे ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होता है, ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने ऑस्क्यूलम की मदद से यानी अपने पोर्स की मदद से अपना वेस्ट बाहर फेंक देंगे। हर एक एनिमल में वेस्ट रिमूव करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। ट्रू ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन आर फाउंड इन दोज एनिमल्स दैट शो बायलेटरल सिमेट्री। जो ऑर्गेनिजम्स बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं, यानी कि बीच में से कट करने पे आपको इक्वल पार्टीशन देखने को मिलेगा। जब आप इन एनिमल्स को बीच में से कट करोगे तो आपको इक्वल पार्टीशन देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। जिन ऑर्गेनिजम्स का बायलेटरल सिमेट्री होता है उनके अंदर हमको ट्रू ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप इज सिंपल और ब्रांचिंग ट्यूब दैट ओपन्स टू एक्सटीरियर पोर्स थ्रू पोर्स कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर्स। मतलब देखो क्या बोला गया है, दो टाइप का नेफ्रिडिया होता है। नेफ्रिडिया मतलब क्या होता है, अनडेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इधर लिख के लो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अनडेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ लोअर एनिमल्स, एक्चुअली लोअर एनिमल्स लिख के लो। तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं या अनडेवलप्ड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, एक प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, एक मेटानेफ्रिडिया होता है।
प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब या ये आपको मतलब ऐसे इनके बॉडी में आपको ऐसे डेड सेल्स जैसा दिखाई देगा, जिसको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं। देखो आप इस पार्ट को जूम करके देखोगे और यहाँ पे ये एंडिंग को जब आप जूम करके देखोगे तो ये जो फ्लेम सेल है वो फ्लेम सेल एक्चुअली आपको ऐसा दिखाई देगा। इस फ्लेम सेल के अंदर आपका वेस्ट लिक्विड स्टोर होता है और ये ही वेस्ट लिक्विड आगे पास होके एक्सक्रीटरी पोर से बाहर आ जाता है। तो इस एक्सक्रीटरी पोर को हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। क्या बोलते हैं इस एक्सक्रीटरी पोर को हम? नेफ्रिडियोपोर। तो ये फ्लेम सेल्स हमको कौन से एनिमल्स में देखने को मिलते हैं? फ्लैट सेल्स में। ये देखो ये आपका प्लैटीहेल्मिन्थस है, ये एकदम फ्लैट वर्म होता है, इसकी बॉडी में कैविटी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती है, तो दे लैक ट्रू बॉडी कैविटी और इसीलिए इनके अंदर हमको प्रोटोनेफ्रिडिया देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस। और देखो ये सेम एग्जाम्पल बताया गया, ये आपका प्लैटीहेल्मिन्थस है, या आपका फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल के अंदर जो वेस्ट स्टोर हुआ है वो सीलिया की मदद से ट्यूब में जाएगा और ट्यूब से वो नेफ्रिडियोपोर से बाहर आ जाएगा। फिर बारी आती है मेटानेफ्रिडिया की। मेटानेफ्रिडिया भी अनब्रांच्ड कॉइल ट्यूब्स है दैट कनेक्ट टू द बॉडी कैविटी थ्रू फ्रनल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रोस्टोम्स। तो ये आपको अर्थवर्म्स में देखने को मिलता है। ये आपको किस में देखने को मिलता है? अर्थवर्म्स में। अर्थवर्म्स ऐसे पतले पतले होते हैं और उनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, वो ऐसे चपटे नहीं होते हैं, उनके अंदर आपको ऐसे बॉडी कैविटी दिखाई देती है। प्लैटीहेल्मिन्थस ऐसे होते हैं, चपटे होते हैं। अर्थवर्म्स ऐसे होते हैं, बीच में से मोटे होते हैं। तो अर्थवर्म्स का हमको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है? अर्थवर्म्स के पास जो ये नेफ्रोस्टोम होते हैं, इस नेफ्रोस्टोम की मदद से इनके ब्लड में जो भी वेस्ट होता है, इनके फ्लूइड में जो भी वेस्ट होता है वो नेफ्रोस्टोम की मदद से अंदर जाता है। नेफ्रोस्टोम की मदद से वो ब्लड कैपिलरीज में से, मतलब ये जो मेटानेफ्रिडिया ट्यूब्यूल्स है, ये ब्लड कैपिलरीज में से सारा का सारा वेस्ट फिल्टर होगा। सारा वेस्ट फिल्टर होने के बाद वो आपका क्या करेगा? वेर यूजफुल सोल्यूट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द कैपिलरीज। तो इस वेस्ट में से जो यूजफुल पार्ट होगा वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और लेकिन जो वेस्ट पार्ट होगा वो वेस्ट पार्ट किधर जाएगा? वो ट्यूब के एंड में आके नेफ्रिडियोपोर से बाहर निकल जाएगा। ट्यूब के एंड में आके नेफ्रिडियोपोर से बाहर निकल जाएगा। तो नेफ्रोस्टोम से वेस्ट अंदर जाता है, पूरा फिल्टर होता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, मेटानेफ्रिडिया ट्यूब्यूल्स के अंदर, और फिल्टर होने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट रहता है वो नेफ्रिडियोपोर से बाहर आ जाता है। किधर से बाहर आ जाता है? नेफ्रिडियोपोर से बाहर आ जाता है। सो ये थे दो अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत सारे इंसेक्ट जैसे कॉकरोच, एंट वगैरह में आपको माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो ये आपका एंट है, तो एंट में हमको ऐसा माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसका एक एंड कवर्ड होता है और दूसरा एंड ओपन होता है। मतलब ये वाला एंड बंद रहेगा और ये वाला एंड ओपन रहेगा, और इधर से आपका वेस्ट आगे जाके एक्सक्रीट हो जाएगा। ओके, तो इंसेक्ट में हमको माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। क्रस्टेशियंस जो होते हैं ये अलग एक एनिमल स्पीशीज है, इनके अंदर हमको ग्रीन ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं जो वेस्ट एक्सक्रीट करने में हेल्प करती हैं। देन एकाइनोडर्माटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं, उनके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। उनका वेस्ट मटेरियल डायरेक्ट वाटर में डिफ्यूज हो जाता है और वो अपने ट्यूब फीट की मदद से, यानी कि अपने ट्यूब सेल की मदद से डायरेक्ट अपना वेस्ट बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। ह्यूमंस के अंदर मैमेलियन किडनीज होती है। ह्यूमंस के पास एक्सक्रीशन करने के लिए एक प्रॉपर किडनी प्रेजेंट होती है, और वो किडनी कौन से टाइप के सेल्स से बनती है? वो किडनी बनती है नेफ्रॉन्स से। ह्यूमंस की किडनी किससे बनती है? फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स विच आर वेल डिजाइन टू एक्सट्रैक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ह्यूमंस की किडनी नेफ्रॉन से बनती है, और ये नेफ्रॉन हमारी बॉडी का सारा वेस्ट बाहर निकाल के फेंक देता है। नेफ्रॉन्स के बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, देखो अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के बारे में, कि ह्यूमन बीइंग्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमको क्या बताया गया है। हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन बीइंग्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग होता है। लंग्स भी होते हैं, किडनीज भी होते हैं, लिवर भी होता है, और स्किन भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक्सक्रीशन का कौन प्ले करता है? किडनी प्ले करता है, ठीक है? तो आपके पास एक डायग्राम दिया गया है, आगे जाके हम ये डायग्राम को लेबल करेंगे, लेकिन उसके पहले देखो इधर पे आपको थ्योरी में क्या बताया गया है। मैंने पहले से ये थ्योरी आपके लिए फिल करके रखी है। तो ह्यूमंस की जो किडनी होती है वो पैर में प्रेजेंट होती है और बीन शेप की होती है, ठीक है? और ये हमारे बैकबोन के बाजू बाजू में प्रेजेंट होती है, यानी कि पीछे डोर्सल साइड में। ये किडनीज आगे नहीं होती हैं, ये किडनीज आपके पीठ की तरफ यानी डोर्सल साइड में। समझो ये बीच में से आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम के पीछे की तरफ आपको ये किडनीज देखने को मिलेंगे। एंड इट लाइज फ्रॉम 12th thoracic टू 3rd लंबार वर्टिब्रे, मतलब ये आपका पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। तो 12th thoracic से लेकर 3rd लंबार वर्टिब्रे तक हमको ये किडनीज देखने को मिलते हैं। मतलब किडनी ये लोअर लेवल में प्रेजेंट होती है, ठीक है? ऑल राइट, इनको हम रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है?
रेट्रो मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट होना, रेट्रो मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होना। और पेरिटोनियल मतलब क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होना। पेरिटोनियल मतलब क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होना। तो आपकी किडनी किधर होती है, आपकी किडनी पेट में आगे नहीं होती है, आपकी किडनी वर्टिब्रल कॉलम में के बाजू बाजू में पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, मतलब आपके बॉडी के ऐसे लेटरल साइड्स में। ओके, इसीलिए इन किडनी को हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। इसका डायमेंशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4 सेंटीमीटर थिकनेस। इसका एवरेज वेट मेल्स में कितना देखा जाता है, 150 ग्राम्स, और फीमेल्स में कितना देखा जाता है, 135 ग्राम्स। इसका आउटर सरफेस कॉन्वेक्स होता है, किडनी का आउटर सरफेस ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और इनर सरफेस कॉन्केव होता है। इधर पे जो ये जॉइनिंग पॉइंट होता है इसको हम हीलम बोलते हैं, मतलब आपके किडनी से जहां से ये यूरेटर्स निकलते हैं और ब्लड वेसल्स निकलते हैं, इस नॉच को हम हीलम बोलते हैं। इस नॉच से आपको रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स निकलते हुए दिखाई देंगे। किडनी के लिए दूसरा नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, किडनी का दूसरा नाम क्या होता है, रीनल। तो इसी नॉच से आपको रीनल वेन्स और रीनल आर्टरीज निकलते हुए दिखाई देती है। ईच किडनी हैज ऑलमोस्ट 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। तो हमारा ईच किडनी कौन से सेल से बनता है, नेफ्रॉन से बनता है। कितने नेफ्रॉन से बनता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन फंक्शनल नेफ्रॉन से। फिर उसके बाद आती है बारी यूरेटर्स की। देखो ये आपका यूरेटर है, देखो ये वाला पॉइंट आपका हीलम है, ये वाला पॉइंट क्या है, आपका हीलम है। और ये जो लंबा सा ट्यूब जा रहा है ये आपका यूरेटर है, ठीक है। तो देखो इधर यूरेटर के बारे में क्या बताया गया है, ये कहाँ से निकलता है, हीलम से निकलता है, मतलब ये आपका किडनी है और इधर से आपका यूरेटर निकल रहा है। सो इट अराइजेस फ्रॉम हीलम। ईच यूरेटर इज 25 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है, 25 to 30 सेंटीमीटर। एंड इट ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये आगे जाके किधर ओपन होता है, ये आगे जाके सीधा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होता है और अपना पूरा यूरिन ये यूरिनरी ब्लैडर में भर देता है। ओके, दे एंड इट इज़ नॉट गार्डेड बाय वॉल्व्स, मतलब इनके ऊपर कोई ऐसा स्पेशल वॉल्व नहीं लगा हुआ होता है, इनके ओपनिंग के लिए कोई स्पेशल ढक्कन प्रेजेंट नहीं होता है, डायरेक्ट ही अपना यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में डाल देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ बैकवर्ड फ्लो। लेकिन ये यूरेटर कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये ऑब्लिक तरीके से, मतलब ये देखो मैं आपको इधर ड्रॉ करके बताती हूँ, ये आपका किडनी है, इधर से आपका ये यूरेटर निकल रहा है। तो ये यूरेटर आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होएगा, किससे कनेक्टेड होएगा, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होएगा। लेकिन ये यूरेटर डायरेक्ट ऊपर से नहीं ज्वाइन होगा, ये ऐसे साइड से जाएगा, ये ऐसे साइड से जाएगा और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा और अपनी यूरिन को रिलीज करेगा। तो इससे क्या होता है, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर ऑब्लिक डायरेक्शन, ऑब्लिक यानी कि स्लांट डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो इसके वजह से ये यूरिन वापस बैकवर्ड फ्लो में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि उसका उल्टा डायरेक्शन का फ्लो कम हो जाता है। And it prevents in backward flow of urine due to the compression of ureters while bladder is filled। तो जब आपका यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो वापस से यूरिन यूरेटर में ना जाए, इसीलिए वापस से यूरिन यूरेटर में ना जाए, इसीलिए आपके ये यूरेटर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। अगर ऐसा यूरेटर होता तो डायरेक्ट वापस यूरिन ऊपर चला जाता है, लेकिन यूरिन वापस ऊपर नहीं जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है यूरिनरी ब्लैडर की। ये पूरा ऑर्गन आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, सारी की सारी यूरिन को स्टोर करना, इधर से और इधर से जो लिक्विड आ रहा है उस लिक्विड को स्टोर करना। सो ये एक पियर शेप का ऑर्गन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ऐसा उल्टा पियर शेप के जैसा ये दिखाई देता है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फिसिस। आपका ये जो पेल्विक कैविटी है ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, तो प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर हमको ये आपका यूरिनरी ब्लैडर दिखाई देता है। ओके, एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर देर इज अ स्मॉल इन्वर्टेड ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड ट्राइगोन। मतलब ये देखो यहाँ पे आपका एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इधर पे आपको ऐसा एक ट्राइगोनल रीजन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, ट्राइगोनल, यानी कि ट्राइंगल जैसा रीजन दिखाई देता है जो ऐसे पॉइंटेड होता है। और ये ट्राइंगल किधर ओपन होता है, ये ओपन होता है आपके यूरेथ्रा में। किधर ओपन होता है, आपके यूरेथ्रा में। यूरिनरी ब्लैडर इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय पेरिटोनियम। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कौन सी लेयर होती है, इसके ऊपर एक स्पेशल लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। कौन सी लेयर बोलते हैं, पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम लेयर क्या करती है, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इनर टू पेरिटोनियम इज मस्कुलर लेयर, इट इज फॉर्म्ड बाय डिट्रेसर मसल्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। क्या बोला गया है हमको, इधर पे पेरिटोनियम के अंदर हमको स्पेशल 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं जिसके पास स्मूथ लेयर्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होती है। देखो मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन का पाउच है, उसके अंदर पूरा यूरिन जमा होगा और ये पाउच थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है ताकि ज़्यादा यूरिन जब स्टोर हो तो ये पाउच थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाना चाहिए। ओके,
सो इनके अंदर जो 3 अलग अलग टाइप के मसल्स हैं, लॉन्जिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट। इनर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, मतलब समझो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर सबसे अंदर एक टिश्यू है, फिर इसके बाहर एक टिश्यू है, फिर इसके बाहर और एक टिश्यू है। तो जो सबसे अंदर की टिश्यू होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल से बनती है। किससे बनती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू से बनती है, और ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। मतलब समझो आप 6 घंटे 7 घंटे तक जब डॉक्टर्स सर्जरी करते हैं तो डॉक्टर्स को भी तो सुसु आती होगी, लेकिन डॉक्टर्स ऑपरेशन के बीच में सुसु करने नहीं जाते हैं। तो उस टाइम पे उनका यूरिनरी ब्लैडर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन स्टोर करता है, और वो फाइब्रोमस्कुलर्स यानी स्मूथ मसल्स की वजह से वो ब्लैडर थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, जिसके वजह से यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। चलो सब लोग ये डायग्राम का लेबलिंग फटाफट टिक करके ले लो। दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड, जो आगे जाके ACTH हार्मोन बनाएगा, एड्रिनल हार्मोन बनाएगा, जैसे एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। ये रीनल आर्टरी है जो आपके यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। किडनी के अंदर आपके जो सेल्स होते हैं, देखो ये किडनी का हिस्टोलॉजी है, ये हिस्टोलॉजी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पेल्विस का क्या फंक्शन होता है, मेडुलरी पिरामिड का क्या फंक्शन होता है, कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है। किडनी से एक डॉर्सल आयोर्टा कनेक्टेड होता है, डॉर्सल आयोर्टा से ही तो डॉर्सल आर्टरी निकलती है, डॉर्सल आयोर्टा से ही रीनल आर्टरी निकलती है। यह आयोर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। फिर उसके बाद आता है आपका यूरेटर। यूरेटर किधर से कनेक्टेड होता है? यूरेटर आपके किडनी से कनेक्ट होता है और आपके यूरिनरी ब्लैडर पे जाके अटैच हो जाता है। और फाइनली फिर यूरिन किधर से निकलती है? फाइनली फिर यूरिन निकलती है यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा से वो जाती है वजाइना में, और वजाइना से बॉडी के बाहर। और ये आपका इंफीरियर वेना कावा है। जैसे डॉर्सल आयोर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वैसे जो रीनल वेन है, ये जो रीनल वेन है, ये रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके इंफीरियर वेना कावा को देती है। और इंफीरियर वेना कावा से हमारा ये जो ब्लड है, सॉरी यूरिन है, ये फिल्टर होके वापस से लंग्स और हार्ट के पास चला जाता है। ठीक है, ये देखो यूरेथ्रा के बारे में इधर पे क्या बताया गया है। इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा देखो किधर से निकल रहा है, ये देखो ये आपका यूरेथ्रा है। तो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिधर से आपका यूरिन बाहर निकलेगा। देर आर 2 urethral spinsters present between urinary bladder and urethra। 2 स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं इधर पे, एक इंटरनल स्पिंस्टर और एक एक्सटर्नल स्पिंस्टर। स्पिंस्टर मतलब क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर, वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर। इंटरनल स्पिंस्टर इज मेड अप ऑफ डिट्रेसर मसल्स एंड इट इज इनवॉलेंटरी इन नेचर। मतलब इधर पे अंदर की तरफ ये देखो, ये समझो यूरेथ्रा है, तो अंदर की तरफ इंटरनल स्पिंस्टर प्रेजेंट है और बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्पिंस्टर प्रेजेंट है। तो इंटरनल स्पिंस्टर कभी भी ओपन हो सकता है, ये इनवॉलेंटरी है। लेकिन बाहर का जो स्पिंस्टर है, जब हमारी मर्जी होगी तभी वो स्पिंस्टर मसल ओपन होगा और हम सुसु कर पाएंगे। सो बाहर का एक्सटर्नल स्पिंस्टर जो होता है वो वॉलेंटरी होता है। अगर ये वॉल्व प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आपकी यूरिन अगर स्वेल हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग, सूज जाना, तो उसके वजह से किडनी का इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। देखो किडनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव होते हैं, डेड आरबीसीज का रिमूवल होता है। फिर आपका जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, उस एड्रिनल ग्लैंड में कैल्सिट्रायोल और रेनिन हार्मोन बनते हैं। रेनिन हार्मोन ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, कैल्सिट्रायोन से बॉडी का कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है। इनका रोल पीएच मेंटेन करने में होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में होता है, होम्योस्टेसिस में होता है। एड्रिनल ग्लैंड के वजह से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी बनता है, जिससे हम आरबीसी के सेल्स बना सकते हैं। तो यूरेटर आपके वेस्ट को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। यूरिनरी ब्लैडर थोड़े टाइम के लिए यूरिन को स्टोर करता है, इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन। और फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देता है। जब आप सुसु करते हो, जब आप यूरिन बाहर निकालते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। जैसे बच्चे को जब हम डिलीवर करते हैं तो उसको पार्चुरेशन बोलते हैं, वैसे जब आप यूरिन को सुसु करके निकाल देते हो बाहर तो उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन बोलते हैं। यूरेथ्रा इज अ पैसेज वे फॉर डिस्चार्जिंग यूरिन। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा तो सिर्फ एक पैसेज है, एक रास्ता है जहां से आपका यूरिन बाहर निकलने वाला है। एंड इन मेल्स इट एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन। मेल्स के अंदर जो उनका पीनस होता है, उसी पीनस में से यूरेथ्रा जो है, यही यूरेथ्रा यूरिन भी कैरी करता है और स्पर्म्स भी कैरी करता है। इसीलिए हम मेल्स के यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन। मतलब ये यूरिन भी कैरी करेगा और स्पर्म्स भी कैरी करेगा, इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन बोला जाता है। देखो मिक्चुरेशन मतलब क्या होता है, इधर पे देखो एवरेज कैपेसिटी यूरिनरी ब्लैडर की कितनी है, वो 700 ml तक यूरिन स्टोर करके रख सकता है। जब आपका यूरिन आधे से ज़्यादा भर जाता है तो उसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके यूरिनरी ब्लैडर एक्सपांड होने लग जाता है।
मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। हमारे मिक्चुरेशन से जो भी रिफ्लेक्स सेंटर जुड़ा हुआ है वो रिफ्लेक्स सेंटर हमारे यूरिनरी ब्लैडर को मैसेज देगा, जिसकी मदद से हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंस्टर के पास मैसेज जाएगा, ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंस्टर रिलैक्स हो जाएगा। इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंस्टर रिलैक्स हो जाएगा मतलब ये वाला स्पिंस्टर रिलैक्स हो जाएगा, तो इसके वजह से क्या होगा, द एक्सटर्नल स्पिंस्टर विल रिसीव इम्पल्स। तो इसके वजह से ये इंटरनल स्पिंस्टर है, ये एक्सटर्नल स्पिंस्टर है, तो एक्सटर्नल स्पिंस्टर को इम्पल्स मिलेगा और उसके वजह से आपका ये स्पिंस्टर ओपन हो जाएगा और आपके अंदर का जो सुसु है वो बाहर आ जाएगा। तो दिस लीड्स टू एक्सपलेशन और एलिमिनेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो जब आपका यूरिनरी ब्लैडर भरने लगता है तो मैसेज ब्रेन के पास जाता है, फिर ब्रेन इंटरनल स्पिंस्टर को ओपन करता है, फिर इंटरनल स्पिंस्टर जब ओपन हो जाता है तो ये इंटरनल स्पिंस्टर जब ओपन हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन इधर यूरेथ्रा में भर जाएगा और फिर एक्सटर्नल स्पिंस्टर भी ओपन हो जाएगा और सारा यूरिन बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास ये वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं होता है, उनके पास एक्सटर्नल स्पिंस्टर को कंट्रोल करने के न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते हैं, इसीलिए वो बिना बोले कभी भी सुसु कर लेते हैं। अभी देखो, किडनी के आउटर और इनर लेयर के बारे में बताया गया है। हमारी किडनी के पास 3 लेयर्स होती हैं एक्सटर्नली। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल राइट, तो अब हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में। जैसे कि हमने बोला कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कौन सा स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट है? किडनी। वैसे तो हमारा एक्सक्रीशन लंग्स के मदद से भी होता है, स्किन के मदद से भी होता है और लिवर के मदद से भी होता है, लेकिन मैक्सिमम एक्सक्रीशन करने का काम कौन करता है? किडनी। किडनी के पास 3 लेयर्स होती हैं। किडनी के पास कितनी लेयर्स होती हैं? किडनी हैज 3 लेयर्स। 3 डिफरेंट लेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द किडनी, जिसका फंक्शन देखो यहाँ पर बताया गया है। जो आउटर लेयर होती है किडनी की, जो सबसे आउटर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं रीनल फैसिया। रीनल मतलब क्या होता है? किडनी। ओके, सो आउटर लेयर को हम रीनल फैसिया बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किडनी को बॉडी के बाकी के ऑर्गन से कनेक्ट करके रखना। ये जो बॉडी का बाकी का मस्कुलर ऑर्गन होता है उसके साथ कनेक्ट करके रखना। देखो आपको थ्योरी में भी इधर ही यही बताया गया है। रीनल फैसिया इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड इट एंकर्स द किडनी। एंकर करना यानी कि एब्डोमिनल वॉल और बाकी के सराउंडिंग टिश्यू से किडनी को पकड़ के रखना। फिर मिडल लेयर फैटी टिश्यू से बनी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल, और उसका काम होता है किडनी को किसी भी मैकेनिकल शॉक से एब्जॉर्ब करना। यानी जब आप पंच मारते हो तो आपकी किडनी को डायरेक्ट चोट ना लगे, इसकी गारंटी कौन लेता है? एडिपोज कैप्सूल। फिर उसके बाद सबसे अंदर की जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं, इट इज अ स्मूथ ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट इज कंटिन्यूअस विथ आउटर लेयर ऑफ यूरेटर्स। ये लेयर यूरेटर से कनेक्ट होती है और ये क्या करती है? इट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस इन द किडनीज। तो ये हमारी किडनी में इन्फेक्शन स्प्रेड करने से रोकती है। सो फर्स्ट लेयर इज रीनल फैसिया विच सपोर्ट्स किडनी। एंकर करना यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऐसे पकड़ के रखना। दूसरी लेयर है पेरिफेरल फैट कैप्सूल, जिसको आप एडिपोज कैप्सूल भी बोल सकते हो। इसका काम होता है फैटी कुशन के जैसे एक्ट करना, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आप इधर पे क्या लिख सकते हो? प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक। ओके, और तीसरी कैप्सूल होती है, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, और तीसरी कैप्सूल होती है फाइब्रस कैप्सूल, जो हमारी किडनी को हमारे यूरेटर्स के साथ चिपक के रखती है। मतलब हमारी किडनी का मेम्ब्रेन जो यूरेटर्स बनता है, किडनी से ही जो यूरेटर्स निकलता है, वही यूरेटर्स आपके किडनी से अटैच्ड होता है। तो अटैचमेंट के लिए यूरेटर के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी फाइब्रस कैप्सूल से ही बनती है। एंड दिस फाइब्रस कैप्सूल जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ये देखो, ये जो फाइब्रस कैप्सूल होती है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर इन्फेक्शन स्प्रेड करने से भी हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप किडनी का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखो, हिस्टोलॉजी मतलब अगर आप किडनी को कट करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, तो आपको क्या दिखाई देगा कि किडनीज आर मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स। किडनी कौन से पर्टिकुलर सेल से बनते हैं? नेफ्रॉन से बनते हैं। एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। तो देखो यहाँ पर आपको हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि लेटरल सेक्शन, एलएस मतलब लेटरल सेक्शन ऑफ किडनी बताया गया है। तो आपको यहाँ पर 2 मेजर पार्ट्स देखने को मिलेंगे, एक होता है रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है रीनल मेड्यूला। रीनल कॉर्टेक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? रीनल कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें आती हैं? द कॉर्टेक्स कंटेन्स मालफिजियन बॉडीज, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ब्लड वेसल्स। तो 3 चीजें आती हैं कॉर्टेक्स में। क्या क्या आता है? मालफिजियन बॉडीज, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और क्या आता है? ब्लड वेसल्स। ये 3 चीजें आती हैं आपके रीनल कॉर्टेक्स में, ठीक है। और मेड्यूला में क्या क्या आता है? मेड्यूला में आपका मेडुलरी पिरामिड आता है,
फिर आपका पेल्विस वाला रीजन आता है, देखो ये रीनल कॉलम, मेडुलरी पिरामिड, पेल्विस, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, ये सब मेड्यूला में आता है। मतलब बेसिकली क्या बोला जाता है बेटा, आपका जो नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर है ना, समझो ये किडनी ऐसा इमेजिन करो कि ये किडनी को मैंने ऐसा उल्टा रोटेट करके रख दिया है, इसके अंदर अपना जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका ऐसा बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। माल्फिजियन बॉडी कॉर्टेक्स वाले रीजन में रहेगी, देखो ये आपका कॉर्टेक्स का रीजन है, ऐसा मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये कॉर्टेक्स का रीजन है, और ये मिडल वाला आपका मेड्यूला का रीजन है। ये मिडल वाला कौन सा रीजन है, ये मेड्यूला का रीजन है। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमको क्या देखने को मिलेगा, बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर आपका ग्लोमेरुलस आया, फिर बोमेंस कैप्सूल के बाद आपका जो पीसीटी डीसीटी चालू होता है, तो ये कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स भी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स भी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में। सी दिस इज कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ओके। ये आपका मतलब माल्फिजियन बॉडी है, ये एक्चुअली माल्फिजियन बॉडी है। यू ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल इज नथिंग बट माल्फिजियन बॉडी। ये आपका पीसीटी है, ये आपका डीसीटी है, ठीक है। और यहाँ से ही आपके बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी, सॉरी एक मिनट, यहाँ से ही आपके बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी पास होते हैं, यहीं से आपके क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी पास होते हैं। सो दिस येलो कलर लेयर इज ब्लड वेसल्स। तो ये आ गया, हो गया आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन। ये कौन सा रीजन हो गया, कॉर्टेक्स वाला रीजन। अब मेड्यूला वाले रीजन में देखो क्या क्या प्रेजेंट है, ये लूप ऑफ हेनले आपका मेड्यूला वाले रीजन में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद आपका जो मिडल में पिरामिड, ऐसा पिरामिड जैसा रीजन है, ये पिरामिड भी मेड्यूला में प्रेजेंट है। तो हमारा जो नेफ्रॉन होता है, हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो एक्चुअली पूरे किडनी के कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाले रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये मेड्यूला रीजन है, और हमारा नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये डीसीटी, और फिर ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आपको मेड्यूला में ही देखने को मिलता है। तो देखो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन का ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन एंड दिस इज द मेड्यूला रीजन। तो देखो कॉर्टेक्स रीजन में क्या प्रेजेंट है और मेड्यूला रीजन में क्या प्रेजेंट है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो इधर देखो अब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल एंड अ बंच ऑफ कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस। तो ये देखो ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो बंच ऑफ बंडल वेसल ब्लड वेसल्स है, ये जो बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लोमेरुलस। और ये जो आपका कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आपका कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको हम, बोमेंस कैप्सूल। ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। तो जब आपका ब्लड वेसल और आपका बोमेंस कैप्सूल एक साथ आ जाता है, जब आपका बोमेंस कैप्सूल और ब्लड वेसल्स यानी कि ग्लोमेरुलस, इधर पे मैं लिख देती हूँ, रुको पूरा लिखती हूँ, जब आपका बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस ये दोनों एक साथ अटैच हो जाते हैं, ग्लोमेरुलस ये दोनों एक साथ अटैच हो जाते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है माल्फिजियन बॉडी। हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है माल्फिजियन कॉर्प्यूसल या माल्फिजियन बॉडी भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिलकर माल्फिजियन बॉडी बनाते हैं। ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब इसके आगे आपको क्या देखने को मिलता है, ये जो ग्लोमेरुलस है ये ब्लड वेसल है। सो जो मोटी ब्लड वेसल होती है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर हार्ट का ब्लड कैरी करती है, सी दिस इज अफेरेंट आर्टेरियोल। अफेरेंट आर्टेरियोल अपने साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अफेरेंट आर्टेरियोल से आता है। अफेरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर मोटा होता है, ये देखो इसका डायमीटर मोटा होता है। और ये जो है ये अफेरेंट आर्टेरियोल से आपका सारा का सारा ब्लड बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाएगा। इसमें से कुछ ब्लड आपके बोमेंस कैप्सूल के बीच में जो जगह है इधर पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और बचा हुआ ब्लड बाहर चला जाएगा। सो जब बचा हुआ ब्लड बाहर चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं ईफरेंट आर्टेरियोल। ये आपका अफेरेंट आर्टेरियोल है और ये आपका ईफरेंट आर्टेरियोल है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईफरेंट आर्टेरियोल। आप कैसे याद रखोगे अफेरेंट आर्टेरियोल और ईफरेंट आर्टेरियोल को, ईफरेंट यानी कि एग्जिट, ईफरेंट यानी कि एग्जिट, बोमेंस कैप्सूल के बाहर जो ब्लड वेसल निकल जा रही है। देखो यहाँ से आपका ब्लड आया, ब्लड आपके बोमेंस कैप्सूल में गया, बोमेंस कैप्सूल की मदद से वो ट्यूब के अंदर जाएगा और फिर बचा हुआ ब्लड ईफरेंट आर्टेरियोल से बाहर चला जाएगा। सो ईफरेंट आर्टेरियोल पतली होती है, दिस इज स्मॉल डायमीटर एंड दिस इज ऑफ लार्ज डायमीटर।
तो अफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर मोटा होता है, इसीलिए इसमें से ज़्यादा ब्लड आता है। इफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर पतला होता है, उसमें से कम ब्लड पास होता है। अब ये जो ब्लड इधर आ गया है, ये जो ब्लड आपके अफरेंट आर्टेरियल से आपके ग्लोमेरुलस के अंदर आ गया है, ये ब्लड अब पूरे किडनी के ट्यूब्यूल में जाएगा और किडनी के ट्यूब्यूल में जाके क्या करेगा, ये फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर पे क्या बताया गया है, वॉल ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। पूरा रीनल ट्यूब्यूल सिंगल एपिथेलियल सेल से बनता है। इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज वाइड ब्लाइंड कप लाइक कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल एंड है, मतलब ये वाला एंड है, ये ब्लाइंड एंड है। ब्लाइंड एंड मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आपको ओपनिंग नहीं दिखाई दे रही है, ये ऐसा बंद गला है, इधर पे कोई भी ओपनिंग नहीं है। ये ऐसे ऐसे जाके आगे फाइनली ये कलेक्टिंग ट्यूब में ओपन होता है। किधर ओपन होता है, ऐसे आपको कलेक्टिंग ट्यूब देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। तो इधर से आपका यूरिन निकल के पेल्विस में जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगी डिटेल में कैसे क्या होता है। ओके, सो बोमेंस कैप्सूल का जो एंड होता है वो ब्लाइंड एंड होता है। फिर बोमेंस कैप्सूल के नीचे जो यू शेप्ड कर्व आ जाता है, इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है नियर एंड कॉन्वोल्यूटेड वर्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड। कॉन्वोल्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्विस्टेड, घुमा हुआ ट्यूब्यूल। सो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है, ये आपके बोमेंस कैप्सूल का ब्लड कैरी करेगी। फिर ये ब्लड आपके मेड्यूला वाले रीजन में जाएगा। देखो ये आपका मेड्यूला वाला रीजन है। ठीक है, ऊपर वाला रीजन आपके कॉर्टेक्स का रीजन है। ये आपका पूरा का पूरा किडनी इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो ये आपका किडनी है और ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है। ठीक है, और ये नीचे वाला रीजन आपका मेड्यूला वाला रीजन है। तो कॉर्टेक्स के रीजन में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है, पीसीटी वाला ट्यूब है, डीसीटी वाला ट्यूब है। डीसीटी मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टल मतलब फार, प्रॉक्सिमल मतलब नज़दीक, डिस्टल मतलब फार। तो यहाँ पे ये वाला जो ट्यूब है ये डिस्टल ट्यूब्यूल है। ओके, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा और फिर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट से आपका यूरिन किधर चला जाएगा, पेल्विस के अंदर जाएगा। इधर पे लास्ट में जो ऐसा ये मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट रहते हैं, ये देखो अभी हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा ना, ये आपका मेडुलरी पिरामिड है। मेडुलरी पिरामिड से सारा का सारा यूरिन किधर कलेक्ट होता है, रीनल पेल्विस में। किधर कलेक्ट होता है, इधर पे पूरा यूरिन कलेक्ट होता है और फिर ये यूरिन आपके यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ये यूरिन यूरेटर की मदद से किधर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो इस तरीके से नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया गया है। इधर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है आपको कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में कौन सा ऑर्गन होता है और मेडुला वाले रीजन में कौन सा ऑर्गन होता है। आगे देखो आपको क्या बोला गया है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड ईच माल्फिजियन बॉडी हैज अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर का डायामीटर। मतलब ये आपका बोमेंस कैप्सूल है और इधर पे आपका ग्लोमेरुलस है, इसको हम बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। सो माल्फिजियन बॉडी इसका डायमीटर कितना है, 200 माइक्रोमीटर। ये एग्जाम में कभी नहीं आता है। अब आगे देखो आपको क्या बताया गया है, आपको ग्लोमेरुलस के बारे में बताया गया है। ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ऐसा आपका मोटा ब्लड वेसल आएगा, ये पूरा ब्लड वेसल आपके बोमेंस कैप्सूल में ओपन होगा और फिर पतला ब्लड वेसल बाहर चला जाएगा। ये आपका समझो, ये आपका नेफ्रॉन का ऐसा बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। तो आपके ग्लोमेरुलस से जो भी ब्लड आता है, इधर से जो भी ब्लड आता है, इसमें का आधा ब्लड बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है और बचा हुआ ब्लड इफरेंट आर्टेरियल से बाहर जाता है। तो जो आर्टरी मोटी होती है उसको अफरेंट बोलते हैं और जो आर्टरी पतली होती है उसको इफरेंट बोलते हैं। जो आर्टरी एंट्री लेती है दैट इज अफरेंट आर्टरी और जो आर्टरी एग्जिट लेती है दैट इज इफरेंट आर्टरी। ओके, इधर पे जो ब्लड आता है, अभी ये ब्लड प्यूरिफाई होगा आपके हार्ट से। आपके हार्ट से 1/4 ब्लड किडनी में आता है, मतलब ग्लोमेरुलस में आता है फिल्टर होने के लिए। फिर ये ब्लड फिल्टर होके वापस हार्ट के पास जाता है, फिर दूसरा ब्लड आता है। तो ऐसे करके हमारी किडनी एक दिन में 180 लीटर ब्लड प्यूरिफाई करती है। मतलब थोड़ा 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 करके ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ओके, सो यहाँ पे ये जब ग्लोमेरुलस से आपका ब्लड बोमेंस कैप्सूल में आता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस को अपना ब्लड बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेशर के साथ दबा के डालना पड़ता है। ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, इधर से आपका ब्लड जब बोमेंस कैप्सूल में आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो देखो इधर पे ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, ये आपके बोमेंस कैप्सूल के बारे में बताया गया है। ये आपका बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। बोमेंस कैप्सूल के स्ट्रक्चर में हमको देखो इधर पे क्या देखने को मिल रहा है, एकदम ध्यान से देखो। ये आपका अफरेंट आर्टेरियल है, अफरेंट आर्टेरियल से ब्लड आया और इफरेंट आर्टेरियल से ब्लड चला गया। अब इधर पे जो भी ब्लड है
आपके बोमेंस कैप्सूल के इंटरनल लेयर के पास स्पेशल सेल्स होते हैं पोडोसाइट्स, और इनके बीच में जो जगह होती है, ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ये फुट लाइक सेल्स जो हैं इनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स, और इन पोडोसाइट्स के बीच में आपके फिल्ट्रेशन स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स क्या करते हैं? ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स आपके ग्लोमेरुलस का ब्लड अंदर ले लेते हैं। क्या करते हैं? ये ग्लोमेरुलस का ब्लड अंदर लेते हैं और फिर उस ब्लड को आगे पास ऑन करते हैं ताकि ये ब्लड फिल्टर हो सके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बोमेंस कैप्सूल, टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। फिर अब बारी आती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल की। तो इधर पे आपका बोमेंस कैप्सूल था, इधर पे आपका क्या था बेटा? इधर पे आपका ऐसा बोमेंस कैप्सूल था, और इधर पे आपका ग्लोमेरुलस था। ये अफरेंट आर्टेरियोल, ये ब्लड वेसल, ये ईफरेंट आर्टेरियोल, ये अफरेंट आर्टेरियोल, ये ईफरेंट आर्टेरियोल। फिर बोमेंस कैप्सूल से क्या निकला? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल यानी कि पीसीटी निकला। ये पीसीटी एक्सटेंड करके लूप ऑफ हेनले बनाता है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। और फिर उसी के बाद आपको वापस से डीसीटी देखने को मिलता है, और फिर डीसीटी के बाद हमको इधर पे क्या देखने को मिलता है? इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल ये बोमेंस कैप्सूल के एकदम नज़दीक प्रेजेंट होता है, एकदम नज़दीक में प्रेजेंट होता है। तो डायरेक्ट ये इसका ब्लड अपने अंदर ले लेता है और फिल्टर करना स्टार्ट कर देता है। और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किधर होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में होता है। ओके, इधर पे फिल्ट्रेट एकदम धीरे धीरे फ्लो होगा, फिल्ट्रेट एकदम धीरे धीरे फ्लो होगा, और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इधर ही हो जाता है। मतलब जितना धीरे फिल्ट्रेट फ्लो होगा उतना ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। फिर बारी आती है लूप ऑफ हेनले की। अभी ये फिल्ट्रेट आगे जाएगा और लूप ऑफ हेनले के पास जाएगा। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब, और इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करती है। और असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल है। असेंडिंग लिम्ब अलग टाइप के सेल से बनी है, इम्परमिएबल। असेंडिंग लिम्ब अलग टाइप के सेल से बनी है, और डिसेंडिंग लिम्ब अलग टाइप के सेल से बनी है। सो ये इम्परमिएबल है और ये परमिएबल है। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और असेंडिंग लिम्ब में नो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। और लूप ऑफ हेनले के बाजू में हमको क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स ऐसे इसके बाजू बाजू में सराउंडेड होते हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर हमने देखा था ना नेफ्रॉन वाला, ये देखो, ये आपका लूप ऑफ हेनले, ये रीजन आपका लूप ऑफ द नेफ्रॉन यानी लूप ऑफ हेनली है। और इसके बाजू बाजू में देखो कितने सारे ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। इस ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ये बना होता है आपके आर्टरीज और वेन्स से। ये किससे बना हुआ होता है? आर्टरीज और वेन्स से। ठीक है, अब आगे देखो आपको क्या बताया गया है। अ मैकेनिज्म फॉर सी इट फंक्शंस एज its function is to operate counter current mechanism, a mechanism for osmoregulation। लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म करना। यानी कि जब आपके टिश्यू में ज्यादा फ्लूइड रहेगा तो लूप ऑफ हेनले के अंदर ज्यादा सॉल्ट रहेगा, लूप ऑफ हेनले के अंदर ज्यादा फ्लूइड है तो टिश्यू के अंदर सॉल्ट रहेगा। मतलब सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बना के रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूप ऑफ हेनले की होती है। ओके, इसीलिए इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑलराइट, अब ये देखो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली आगे जाके क्या बनाएगा? डीसीटी बनाएगा। क्या बनाएगा? ये आगे जाके डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल बनाएगा। डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में सारे के सारे सोडियम, क्लोराइड आयंस, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और फाइनली सिर्फ जो टॉक्सिक वेस्ट होता है वो आपके कलेक्टिंग टिब्यूल में जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो ये है आपका डीसीटी। दिस इज अनदर कॉइल्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इट कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका काम क्या होता है? मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेना, और फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है सिर्फ उसको यूरिन में पास ऑन करना। तो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी से अफरेंट आर्टेरियोल बनता है, अफरेंट आर्टेरियोल से ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, मतलब ये आपका ऐसा आयोर्टा है, आयोर्टा से ये आर्टरी बनी, ये आर्टरी से अफरेंट आर्टेरियोल बना, अफरेंट आर्टेरियोल से ईफरेंट आर्टेरियोल बना। इस फिर ये किधर जाता है? ये जाता है आपके बोमेंस कैप्सूल में। किधर जाता है? ये आपके बोमेंस कैप्सूल में। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के हम माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। फिर बचा हुआ ब्लड ईफरेंट आर्टेरियोल से बाहर चला जाता है। फिर ये ब्लड आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में इंसर्ट करता है, मतलब यही वेसल आगे जाके आपके नेफ्रॉन के साथ सराउंड होती है, वासा रेक्टा बनाती है। ठीक है, आर्टरीज और वेन से मिलके आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनता है।
पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का जब सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो वो रीनल वेन्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये रीनल वेन्यूल जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना भी वेस्ट है, वो जाके रीनल वेन को दे देगी, और रीनल वेन वो वेस्ट बॉडी से रिमूव कर देगी, यानी किडनी से रिमूव कर देगी। डीसीटी का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करना और बॉडी का पीएच मेंटेन करना, ये डीसीटी का काम होता है। और लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट कैसा दिखाई देता है? ये देखो, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। इसका काम होता है, ये शॉर्ट पार्ट है, इसका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेना। तो हमारी बॉडी का 99% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 1% वाटर यूरिन के थ्रू बाहर जाता है, सिर्फ 1% वाटर यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन द ह्यूमन किडनी। अभी नेफ्रॉन की अगर बात करें तो हमको 2 टाइप के नेफ्रॉन्स देखने को मिलते हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। देखो, ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर है, ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है, और ये आपका मेड्यूला वाला रीजन है। तो कुछ नेफ्रॉन्स ना एकदम छोटे होते हैं, कुछ नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं, ऐसे कॉर्टेक्स में ही चालू होते हैं और कॉर्टेक्स में ही खत्म हो जाते हैं, एकदम छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो उन नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इनका लूप ऑफ इनले बहुत छोटा होता है। और कुछ नेफ्रॉन्स जो बड़े होते हैं, कुछ नेफ्रॉन्स जो ऐसे लंबे होते हैं, इनका लूप ऑफ इनले मेड्यूला में आता है। तो जो नेफ्रॉन्स अपना लूप ऑफ इनले मेड्यूला तक पहुंचाते हैं, उन नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ये वर्ड अंडरलाइन करो, उन नेफ्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। A small branch of efferent arteriole forms peritubular capillary network around DCT, PCT, Henle's loop. क्या बोला जा रहा है हमको बार बार कि हमारा जो ये इफरेंट आर्टेरियल निकला है, इधर से ये जो इफरेंट आर्टेरियल निकलता है, यही इफरेंट आर्टेरियल आगे जाके लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में ऐसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना देता है। देखो, ये जो छोटे छोटे आपके कैपिलरीज दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। ये किधर से आया है? ये इफरेंट आर्टेरियल से आया है। किधर से आया है? ये इफरेंट आर्टेरियल से आया है, ताकि इस आर्टरी से भी जितना भी ब्लड है वो भी प्यूरिफाई हो सके, उस आर्टरी से जितना ब्लड है वो भी प्यूरिफाई हो सके। तो नेफ्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो नेफ्रॉन का काम क्या होता है? बॉडी से वेस्ट निकालना और बॉडी में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बना के रखना। एंड हेंस दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड। हमारे हार्ट का 1/4 कार्डियक आउटपुट इज सप्लाइड टू किडनीज। हमारे हार्ट का 25% जो ब्लड होता है वो किडनीज के पास जाता है, ताकि वो फिल्टर हो सके। क्या हो सके? वो फिल्टर हो सके। ठीक है, सो ये आपका टेक्स्ट बुक डायग्राम है। अब देखो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के बारे में आपको क्या बताया गया है। कुछ सेल्स होते हैं जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के सेल्स बनते हैं, मतलब जो मेड्यूला वाला सेल्स होता है। देखो, ये जो लूप ऑफ हेनले आपके मेड्यूला वाले रीजन में है, तो इन सेल्स को हम बोलेंगे जेजी सेल्स। क्या बोलेंगे? इन सेल्स को हम जेजी सेल्स। So in each nephron, beginning part of DCT makes contact with the afferent arteriole of the same nephron, and cells in the wall of DCT are packed more densely. देखो क्या बोला गया है, हर एक नेफ्रॉन में कभी ना कभी आपका ये जो DCT वाला रीजन रहता है, ये आपके अफरेंट इफरेंट आर्टेरियल के साथ कनेक्शन बनाता है। बेसिकली जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के बारे में आपको क्या याद रखना है? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन विद इन द किडनी। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का काम क्या होता है? हमारे किडनी के मदद से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। अब देखो, आपको यूरिन फॉर्मेशन के बारे में क्या बताया है। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। हमारे यूरिन का जो कलर आता है वो कौन से पिगमेंट के वजह से होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट के वजह से। ये एग्जाम आपको सीईटी या नीट में आ सकता है, सॉरी ये क्वेश्चन आपको सीईटी या नीट के एग्जाम में आ सकता है। तो यूरोक्रोम पिगमेंट हमारे यूरिन को कलरेशन देता है। यूरिन बनाने से पहले 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वापस बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम क्या कर लेते हैं? बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखो, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है? आपके ग्लोमेरुलस से जितना भी ब्लड आ रहा है वो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रुको, हाँ एक सेकेंड रुको, आपको मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में बताती हूँ। ये देखो, आपके पूरे बॉडी से जितना भी ब्लड आ रहा है अफरेंट आर्टेरियल की मदद से, ये अफरेंट आर्टेरियल है। कैसे पहचाना मैंने? इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा है। तो ये अफरेंट आर्टेरियल से जितना भी ब्लड आया वो ब्लड आपके ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस की मदद से वो ब्लड बोमेंस कैप्सूल में गया। अब इधर पे देखो, ब्लू कलर का एरो मतलब ब्लड, ओके, और ये ग्रीन लाइट ऑरेंज कलर का एरो मतलब आपके बोमेंस कैप्सूल का ब्लड भी बाहर जा रहा है। देखो, जब आपके कैपिलरीज में होल होता है, इधर पे ना छोटा छोटा होल होता है, तो जब कैपिलरीज का ब्लड बोमेंस कैप्सूल में आएगा तो बोमेंस कैप्सूल का भी ब्लड कैपिलरी में जाता है।
समझो आपके बॉटल में होल है, आप उस बॉटल के अंदर पानी भरो और उसी बॉटल को आप बाल्टी में मिक्स कर दो और उस बाल्टी में भी पानी भरो। मतलब समझो ये बकेट है, इसके अंदर पूरा पानी है और आपके पास ऐसी एक बॉटल है और इस बॉटल में भी आपने इधर पे होल किया है। अब ये बॉटल जब आप बकेट में डालोगे तो दोनों का पानी मिक्स हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से हमारे ग्लोमेरुलस का ब्लड हमारे बोमेंस कैप्सूल के साथ मिक्स होता है और बोमेंस कैप्सूल का ब्लड ग्लोमेरुलस के साथ मिक्स होता है। लेकिन ज़्यादा प्रेशर किसका होता है? ज़्यादा प्रेशर ग्लोमेरुलस का होता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा ब्लड होता है। तो ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है। कितना प्रेशर अप्लाई करता है? 55 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ये हम वो जो ब्लड प्रेशर वाली मशीन आती है ना, उससे मेजर करते हैं। तो ग्लोमेरुलस से ज़्यादा प्रेशर आता है और बोमेंस कैप्सूल बदले में अपना ब्लड जो वापस भेजता है उसका प्रेशर कितना होता है? 30 mmHg। और आपके कैप्सुलर स्पेस से, ये बीच का जो स्पेस होता है कैप्सुलर स्पेस, इस स्पेस से कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी वापस जाते हैं ग्लोमेरुलस में, उसका प्रेशर होता है 15 mmHg। तो टोटल प्रेशर इज 55 mmHg, उसमें से आप 45 माइनस कर दो, मतलब ये 30 प्लस ये 15, ये 30 प्लस 15 आप माइनस कर दो तो 45 हो जाता है। तो 55 में से 45 गया तो टोटल नेट प्रेशर कितना बचा? 10 mmHg। मतलब देखो क्या बोल रही हूँ मैं, एकदम ध्यान से सुनो। आपके ग्लोमेरुलस से ब्लड अंदर आ रहा है फुल प्रेशर में, 55 mmHg का प्रेशर है, लेकिन उसी टाइम पे आपके बोमेंस कैप्सूल का ब्लड, आपके कैप्सुलर रीजन का ब्लड वापस कैपिलरी में जा रहा है। जितना ब्लड अंदर आ रहा है उससे थोड़ा सा कम ब्लड वापस जा रहा है। तो टोटल प्रेशर कितना बचा? 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ओके, तो इधर पे देखो, ये आपका टोटल इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, जिसमें आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर और फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से माइनस करते हो। सो इफेक्टिव प्रेशर कितना मिलता है अपने को? 10 mmHg, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 55 था, ऑस्मोटिक प्रेशर और फिल्ट्रेट प्रेशर 45 था, तो 55 में से 45 गया, कितना बचा? 10 बचा। तो ये होता है आपका टोटल इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट। देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमको क्या देखने को मिलता है, से मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड विद इन द ग्लोमेरुलस इनटू द कैप्सुलर स्पेस। मतलब हमारे ब्लड का जो भी सब्सटेंसेस है वो वापस आपके ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो रहा है। ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। आपके ट्यूब का जो भी फ्लूइड है, देखो इधर पे आपके ट्यूब में जो भी वेस्ट है, ये वेस्ट वापस आपके टिश्यू में एब्जॉर्ब हो रहा है। किधर पे एब्जॉर्ब हो रहा है? टिश्यू में एब्जॉर्ब हो रहा है। वो होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड प्रोसेस होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। आपके आजू बाजू में ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जा रही है, ये जो वासा रेक्टा जा रहा है, इसके अंदर का जो भी वेस्ट है वो आपके रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा 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 और फाइनली वो यूरिन बन के बाहर निकल जाएगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फिल्टर करके लेना 10 mmHg का। ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वापस रीअब्जॉर्ब करके लेना। जब आप घर में साफ सफाई करते हो, मम्मी जब रद्दी निकालती है तो उसमें से 4 बुक आप वापस रख लेते हो, जो आपका फेवरेट बुक होता है बचपन का, मतलब आप उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हो। सो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम वापस रख लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी में सब कुछ हम बाहर नहीं फेंक सकते। और फिर लास्ट में आता है ट्यूबुलर सेक्रीशन, यानी जो एकदम एंड प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, उसको हम अपनी बॉडी से बाहर फेंकते हैं। तो ये है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी चीज़ वापस एब्जॉर्ब करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो एक्टिव प्रोसेस भी है और पैसिव प्रोसेस भी है। जब आपको अलग अलग आयंस, ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह एब्जॉर्ब करना है तो इसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। ओके, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस लाइक वाटर, सल्फेट एटसेट्रा, ये पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। ये देखो कैल्शियम वगैरह के लिए बहुत एनर्जी लगती है, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, लेकिन वाटर वगैरह रीअब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी नहीं लगती है, तो ये पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, यानी एनर्जी नहीं चाहिए। एक्टिव प्रोसेस मतलब एटीपी यूज होता है, पैसिव प्रोसेस मतलब एटीपी यूज नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारे ग्लोमेरुलर ब्लड में से 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला था 99% वेस्ट हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 1% वेस्ट यूरिन बन के बाहर निकलता है। ये देखो, ये आपका एक रीअब्जॉर्प्शन का डायग्राम है। इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? आपके ग्लोमेरुलस से जो भी ब्लड आ रहा है वो आपके पीसीटी में जा रहा है, पीसीटी से आपके लूप ऑफ हेनले में आ रहा है, लूप ऑफ हेनले से डीसीटी में जा रहा है। ये बीच में बहुत सारी चीज़ें पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें डिसेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें असेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके डीसीटी में एब्जॉर्ब होंगी, और फिर बाद में फाइनली जो लास्ट में वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा
वो जाएगा आपके कलेक्टिंग डक्ट के पास, और कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरिन बन के निकल जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। इधर पे देखो, ये डायग्राम आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो प्लाज्मा होता है फ्लोइंग थ्रू द किडनी, हमारे किडनी से जो प्लाज्मा पास होता है, इट इज फिल्टर्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो किडनी के अंदर जो भी ब्लड आता है, किडनी के अंदर जो भी ब्लड आता है, उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उस ब्लड को हम? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, विच इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में 125 ml ब्लड प्यूरिफाई होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। मतलब देखो, आपके ब्लड में जो भी चीजें थी वो सारी की सारी ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में आ गई। प्रोटीन्स को छोड़ के, ये जो प्रोटीन्स है ये हमारा बोमेंस कैप्सूल में नहीं आ सकता। तो कभी भी याद रखो, ये क्वेश्चन सीईटी क्वेश्चन है, हमेशा याद रखो, आपके ग्लोमेरुलस से प्रोटीन कभी भी फिल्टर नहीं होता, प्रोटीन हमेशा वापस चला जाता है। वो अफरेंट आर्टेरियोल से ईफरेंट में आ जाता है और वो वापस चला जाता है। हम प्रोटीन को कभी भी फिल्टर नहीं कर सकते फ्रॉम ग्लोमेरुलस। हमको पहले इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा, अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करके अमोनिया बनाना पड़ेगा, अमोनिया को ब्रेक डाउन करके यूरिया बनाना पड़ेगा, और फिर ये यूरिया आपके यूरेटर के पास जाएगा और बॉडी के बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो लास्ट आता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन में हमको क्या बोला गया है? हमारे लूप ऑफ इनले, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और डीसीटी में से जितना भी इंपॉर्टेंट आयंस है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, ये सारे आयंस आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स वेस्ट लाइक क्रिएटिनिन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एट्सेट्रा। ओके, सो डीसीटी में ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिनिन एब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये सब किधर चला जाता है? ये कलेक्टिंग टिब्यूल में चला जाता है। कलेक्टिंग टिब्यूल में जब कोई भी चीज जाती है तो वो सीधे बॉडी से बाहर हो जाती है। जब आप डीसीटी में हाइड्रोजन आयंस एब्जॉर्ब करते हो तो उसके वजह से आपके बॉडी का होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म मेंटेन रहता है, यानी आपकी बॉडी का पीएच और टेम्परेचर बना हुआ रहता है। इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेशन प्रोसेस। ऑगमेंटेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है? बॉडी का पीएच और टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। ट्यूबुलर सेक्रीशन हमको ज्यादातर बोनी फिशेस और डेजर्ट एम्फेबियंस में देखने को मिलता है, मतलब कैमल वगैरह में देखने को मिलता है। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के बारे में हमको क्या बताया गया है? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन मतलब क्या होता है? आपके यूरिन के अंदर कितना सॉलिड वेस्ट है और कितना लिक्विड वेस्ट है। जितना ज्यादा सॉलिड वेस्ट रहेगा उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बोलेंगे, जितना ज्यादा लिक्विड वेस्ट रहेगा उतना ज्यादा डाइल्यूट यूरिन बोलेंगे। तो हमारे ब्लड में जितना भी सॉल्ट होता है, जितना भी जो यूरिक एसिड होता है, वो पूरा का पूरा हमारा किडनी रीअब्जॉर्ब कर लेता है। पूरा का पूरा हमारा किडनी क्या कर लेता है? रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? काउंटर करंट मैकेनिज्म। आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। ओके, देखो, ये अपना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये अपना असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये अपना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये अपना असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हमको क्या बताया गया है कि जब आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर एब्जॉर्ब करता है, आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करता है? ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये वाटर एब्जॉर्ब करने के साथ साथ जब इसके पास वाटर की कमी हो जाती है, जब इसके पास जब इसके पास सल्यूट ज्यादा हो जाएंगे, देखो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, जब इसके पास सल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो ये सल्यूट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके वाटर बाहर छोड़ देगा। ये वाटर क्या कर देगा? बाहर छोड़ देगा। ये देखो इधर पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर आ गया, सॉल्ट अंदर रह गया, वाटर बाहर आ गया। ठीक है, तो वाटर बाहर आ गया तो अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या हो जाएगा? धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, समझो आपने मुझे ज्यादा सॉल्ट दिया तो मेरे बॉडी का डिहाइड्रेशन चालू हो जाएगा और मेरा वाटर बॉडी का बाहर जाने लगेगा। लेकिन जितना ज्यादा आप मुझे सॉल्ट दोगे, स्टार्टिंग में मुझे बहुत मजा आएगा क्योंकि नया कुछ चीज मिल रहा है, स्टार्टिंग में मुझे मजा आएगा, लेकिन बाद में मुझे डिहाइड्रेशन होने लगेगा, मेरे बॉडी में पानी की कमी होने लगेगी। तो मैंने जो पानी बाहर छोड़ा है वही पानी मैं वापस एब्जॉर्ब करने लगूंगी। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है? जब आपका असेंडिंग लिम्ब, जब आपका, ये देखो इधर पे लिखती हूँ मैं, जब आपका असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट छोड़ता है तो ये सॉल्ट डिसेंडिंग लिम्ब के पास जाता है, फिर डिसेंडिंग लिम्ब अपने अंदर से वाटर रिलीज करता है, फिर ये वाटर जैसे जैसे नीचे जाएगा
वैसे वैसे आपका डिसेंडिंग लिम्ब वापस वाटर एब्जॉर्ब करने लग जाता है और सॉल्ट को वापस बाहर छोड़ देता है। सॉल्ट को क्या कर देता है, ये वापस बाहर छोड़ देता है। तो ये सॉल्ट वापस आपके असेंडिंग लिम्ब में चला जाता है। देखो ये पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म अच्छे से देखो। ये देखो ये आपका असेंडिंग लिम्ब है, ये आपका असेंडिंग लिम्ब है, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो इधर पे क्या हो रहा है, पहले आपका सॉल्ट असेंडिंग लिम्ब में गया, फिर असेंडिंग लिम्ब ने वो सॉल्ट बाहर छोड़ दिया। असेंडिंग लिम्ब ने क्या किया, असेंडिंग लिम्ब ने वो सॉल्ट एब्जॉर्ब किया और उस सॉल्ट को उसने अपने अंदर से बाहर रिलीज कर दिया। अब ये असेंडिंग लिम्ब का सॉल्ट जैसे ही बाहर आया तो ये सॉल्ट किसने एब्जॉर्ब कर लिया, डिसेंडिंग लिम्ब ने एब्जॉर्ब कर लिया। डिसेंडिंग लिम्ब ने ये सॉल्ट एब्जॉर्ब किया तो उसके अंदर से वाटर निकल गया। जैसे ही वाटर रिमूव हुआ तो ये वाटर टिश्यू में एब्जॉर्ब हो गया। अब ये वाटर जैसे 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 कम होते जाएगा, आपके डिसेंडिंग लिम्ब में डिहाइड्रेशन होने लगेगा और फिर डिसेंडिंग लिम्ब वापस वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके कलेक्टिंग टिब्यूल में, आपके कलेक्टिंग टिब्यूल में ये जो यूरिया होता है, ये पूरा का पूरा यूरिया बाहर नहीं निकलता है, ये यूरिन भर के बाहर नहीं निकलता है। ये यूरिया आपके ट्यूब में से, आपके कलेक्टिंग डक्ट में से पीछे आ जाता है और ये वापस असेंडिंग लिम्ब में चला जाता है। ये यूरिया जब असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, देखो ये यूरिया जब असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो असेंडिंग लिम्ब अपने अंदर से सोडियम क्लोराइड बाहर छोड़ेगा। ये सोडियम क्लोराइड डिसेंडिंग लिम्ब एब्जॉर्ब करेगा तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर को बाहर छोड़ेगा और फिर ये वाटर वापस से आगे जाके डिसेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट छोड़ता है तो वो डिसेंडिंग लिम्ब ले लेता है और डिसेंडिंग लिम्ब वाटर छोड़ता है तो वो डिसेंडिंग लिम्ब आगे जाके वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। और काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, असेंडिंग लिम्ब अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ये दोनों अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इससे क्या होगा, आपके ब्लड में और आपके पूरे के पूरे बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बना रहेगा। जब सॉल्ट ज़्यादा होने लगेगा तो सॉल्ट को बाहर निकाल के हम वाटर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और जब सॉल्ट की कमी हो जाती है, मतलब जब वाटर ज़्यादा हो जाता है तो हम सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। सो सॉल्ट ज़्यादा होगा तो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर वाटर ज़्यादा हो गया तो सॉल्ट एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब दोनों को मेंटेन करके करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब, यानी कि लूप ऑफ हेनले की। और इसी बीच में आपका जो वासा रेक्टा होता है, मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ऐसे साइड साइड से जो ब्लड वेसल जाते हैं, ये ब्लड वेसल भी अपना सोडियम और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो ये देखो, ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है, देखो ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है और ये आपका मेडुला वाला रीजन है। तो कॉर्टेक्स रीजन से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। और इधर ही सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से जो बचा हुआ यूरिन है वो आपके मेड्यूला से पेल्विस पे जाता है और पेल्विस से आगे यूरेटर में जाता है और यूरेटर से आगे यूरिनरी ब्लैडर में जाके वो बाहर निकल जाता है। सो जितना ज़्यादा आप मेड्यूला के अंदर आओगे उतना ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा, मतलब उतना ज़्यादा सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स रीजन में जाओगे आपका सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इधर पे हमने रीअब्जॉर्ब कर ली। क्या कर ली हमने इधर पे, रीअब्जॉर्ब कर ली। तो ये पूरे थियोरी में आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में यही बताया गया है। सोडियम और क्लोराइड का बैलेंस बताया गया है। एक बार सोडियम क्लोराइड असेंडिंग लिम्ब से डिसेंडिंग लिम्ब में आता है, फिर डिसेंडिंग लिम्ब से वापस असेंडिंग लिम्ब में जाता है। सो पूरा हमको प्रोसेस यही बताया गया है। इधर पे देखो क्या बोला गया है, जब भी हमारे बॉडी में वाटर की कमी होती है तो व्हेनेवर वाटर रिटेंशन इज नेसेसरी, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बनता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक स्पेशल हार्मोन बनता है, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। ये एडीएच हार्मोन क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये क्या करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अगर एटीएच हार्मोन बना है तो पूरा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। पूरा वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो अपना जो सुसु है, जो अपना यूरिन है, वो कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो ये यूरिन एकदम थिक हो जाता है, एकदम येलो कलर का हो जाता है। तो एडीएच हार्मोन क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जब बॉडी डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, गर्मी में जब पसीना आता है, पूरा पानी बॉडी का बाहर निकल जाता है, तभी हमारी बॉडी में एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर थोड़ा पानी रहना चाहिए, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट होके ड्राई हो जाएगी। सो इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बना के रखना। So as to reabsorb water to maximum capacity, loop of Henle are longer in desert animals. तो लूप ऑफ हेनले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले क्या करता है, वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बना के रखता है। इसीलिए जो डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल होते हैं उनके अंदर ये लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले में ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है।
तो ये डेजर्ट एनिमल्स में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एंड ड्यू टू दिस देखो सारी चीज़ें कैमल्स में रीअब्जॉर्ब हो रही है, तो लिक्विड बहुत कम बचता है। तो जब लिक्विड कम बचा है तो जो आपका कैमल है, इस कैमल का यूरिन कैसे एक्सक्रीट होगा? सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होगा। कैसे एक्सक्रीट होगा? सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होगा, यानी कि थिक पेलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट होगा। अब इधर पे देखो आपको वेम्पायर्स के बारे में क्या बताया गया है। साउथ अमेरिका के जो वेम्पायर्स होते हैं वो सैंग्विवोरस होते हैं। आपने कार्निवोरस सुना है, आपने हर्बीवोरस सुना है। सैंग्विवोरस मतलब क्या होता है? सैंग्विवोरस मतलब जो किसी भी एनिमल का ब्लड पीते हैं, खून चूसते हैं। ओके, तो ये जो वेम्पायर बैट होते हैं साउथ अमेरिका के, इनको बहुत दूर तक ट्रैवल करना होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी वेट से डबल खून चूस लेते हैं, किसी भी एनिमल का या किसी भी ह्यूमन का ब्लड ये चूस लेते हैं। लेकिन ये जब ज्यादा ब्लड चूस लेते हैं तो इनका बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बॉडी का वेट बैलेंस करने के लिए इनकी किडनी क्या करती है? इनकी किडनी ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट यूरिन बॉडी से बाहर निकाल देती है। मतलब समझो अगर आप अपना पैकिंग कर रहे हो, आपको एक सामान एक्स्ट्रा डालना है तो दूसरा सामान निकालना पड़ेगा, तभी जगह बनेगी ना। तो ये जब खून चूसते हैं एनर्जी के लिए तो इनके किडनी में से यूरिन निकल जाता है। जितना ज़्यादा यूरिन बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा ये ब्लड एब्जॉर्ब करेंगे, जितना ज़्यादा ये ब्लड एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा इनको एनर्जी मिलेगी, जितना ज़्यादा इनको एनर्जी मिलेगी उतना ज़्यादा दूर तक ये ट्रैवल कर पाएंगे। सो दिस इज अबाउट सैंग्विवोरस एक्सपेरिमेंट, सैंग्विवोरस मैमल्स। देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में आपको मैंने शॉर्ट में बताया है, इसका डिटेल वीडियो देखो तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो ऑर्गन्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, कभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आया तो इतना याद रखो, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा मिलके हमारे पूरे ब्लड का सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब आगे देखो आपको क्या बताया गया है, हमारे बॉडी के और कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था। स्किन की मदद से आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा स्वेट और एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है, यानी स्वेट ग्लैंड्स को सुडोरीफेरस ग्लैंड बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड को सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। एक्स्ट्रा स्वेट की मदद से एक्स्ट्रा यूरिया निकलेगा और एक्स्ट्रा सेबेशियस ग्लैंड की मदद से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी का वेस्ट 1% वेस्ट एलिमिनेट हो जाता है। ओके, फिर आता है सबेशियस ग्लैंड। सबेशियस ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपके स्किन को सॉफ्ट बना के रखते हैं, क्योंकि इनसे ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है। फिर आते हैं लंग्स। लंग्स क्या करता है? ये हमारी बॉडी से अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एक्सक्रीट करने का काम करता है। अलग अलग डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के बारे में हमको क्या बताया गया है? अगर हमारे यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन देखा गया, अल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं अल्ब्यूमिन एरिया। और ये अल्ब्यूमिन यूरिया क्यों देखने को मिलता है? ये कब देखने को मिलता है? जब हमारे एंडोथेलियल कैप्सुलर मेम्ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंजरी और इरिटेशन ऑफ किडनी सेल्स बाय सब्सटेंसेस सच एज टॉक्सिन और हेवी मेटल्स। अगर हमारे किडनी में हेवी मेटल्स के वजह से कोई इंजरी हुई है तो उस टाइम पे क्या देखने को मिलेगा हमको कि हमारा प्रोटीन डाइजेशन नहीं हो रहा है और हमारे यूरिन में प्रोटीन एक्सक्रीट हो रही है। तो डॉक्टर्स जब आपका किडनी चेकअप करते हैं तो वो आपका यूरिन सैंपल मांगते हैं, आपके यूरिन में शुगर, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों का चेकअप किया जाता है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन या कीटोन बॉडीज मिल रहे हैं, इसका मतलब आपको डायबिटीज़ मेलिटस होने के चांसेस है, क्योंकि शुगर मिलेगा मतलब डायबिटीज़ है। या तो फिर आपके सेल्स के अंदर बहुत कम एनर्जी जा रही है, स्टारवेशन यानी कि कम, स्टारवेशन यानी भूख लगना, डिहाइड्रेशन होना। सो अगर आप खाने में कम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो भी आपके सेल्स वीक रहते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आपके बॉडी में ब्लड डायबिटीज़ हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन यूरिन इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑफ किडनी। जब आप यूरिन टेस्ट करते हो तो अगर आपको उसमें WBC सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC सेल्स, तो WBC सेल कब बनते हैं? जब कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है। सो अगर WBC सेल देखने को मिल रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं किडनी में इन्फेक्शन हुआ है। यहाँ पर देखो आपको अलग अलग टाइप के किडनी स्टोन्स के बारे में बताया गया है। किडनी स्टोन्स का दूसरा नाम है रीनल कैलिकुलाई। क्या है इसका दूसरा नाम? रीनल कैलिकुलाई। पहला किडनी स्टोन कौन सा होता है? कैल्शियम स्टोन्स। ये कैल्शियम ऑक्सैलेट के वजह से होता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के वजह से। ये किधर पे रहते हैं? ये आपके इनामल लेयर में रहते हैं, तो ज़्यादा कैल्शियम स्टोर होने की वजह से ये कैल्शियम स्टोन्स हो सकता है। फिर स्ट्रूवाइड स्टोन्स किसके वजह से होता है? दीज आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया।
मतलब ये स्पेशल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया के वजह से ये स्टोन्स फॉर्म होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये हमारे यूरिया को ब्रेक डाउन करके उसको अपने यूरेटर में स्टोर कर देता है, तो ये बहुत जल्दी फैलता है इन्फेक्शन। यूरिक एसिड स्टोन्स क्या होते हैं, इन पीपल हु ड्रिंक इनफ वाटर और कंज्यूम हाई प्रोटीन डाइट कैन सफर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्टोन्स। यूरिक एसिड स्टोन में क्या होता है, हु डोंट ड्रिंक, सॉरी, जो लोग कम पानी पीते हैं तो उनके बॉडी में यूरिक एसिड स्टोर हो सकता है, जिसके वजह से गाउट आर्थराइटिस भी हो सकता है या यूरिक एसिड के स्टोन्स भी हो सकते हैं। सिस्टीन स्टोन्स में क्या होता है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज किडनी टू एक्सक्रीट टू मच ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड। अगर आपके किडनी से बहुत ज्यादा सिस्टीन अमीनो एसिड बन रहा है तो सिस्टीन स्टोन्स हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या है किडनी स्टोन्स के, बहुत ज्यादा पेन होगा आपके चेस्ट के नीचे, आपकी यूरिन येलो कलर की निकलेगी, आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाने का मन करेगा, सुसु करने का मन करेगा, और जब जब आप सुसु करोगे तो आपका यूरेथ्रा बहुत ज़्यादा पेन करेगा। इसको आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो, आप ब्लड टेस्ट कर सकते हो, यूरिन टेस्ट कर सकते हो, यूरिन का कलर देख के बता सकते हो, किडनी का एक्सरे, सोनोग्राफी, ये सारे अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। अब यूरेमिया मतलब क्या होता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का सीईटी क्वेश्चन आता है। यूरेमिया मतलब क्या होता है, अगर आपके ब्लड में नॉर्मली 0.01 से 0.03% यूरिया होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा यूरिया प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपको यूरेमिया हो गया है। यूरेमिया यानी ज्यादा यूरिया प्रेजेंट होना, और ये हमारी किडनी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है और ये हमारी किडनी को डैमेज भी कर सकता है। नेफ्राइटिस मतलब क्या होता है, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन यूरिया। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, हमारी किडनीज में स्वेलिंग हो जाती है, ओके, हमारी किडनीज में स्वेलिंग हो जाती है और एक्सेस प्रोटीन स्टोर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। अगर अचानक से आपके ग्लोमेरुलस के अंदर से प्रोटीन बाहर आने लगा तो ये प्रोटीन आपके नेफ्रॉन में ब्लॉक हो जाएगा, और इसी प्रोटीन के वजह से नेफ्रॉन के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी और नेफ्राइटिस होगा, ओके। तो इसके वजह से ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो जाता है, फ्लूइड का फ्लो चेंज हो जाता है, और हमको मतलब हमारा किडनी सूज जाता है। तो दिस इज नेफ्राइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज ड्यू टू प्रोटीन। फिर आता है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मतलब क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाना। रीनल फेलियर दो टाइप का होता है, एक अक्यूट यानी कि छोटा मोटा बीमारी, और एक क्रोनिक। क्रोनिक मतलब डेंजरस। acute renal failure is sudden worsening of renal function that most commonly happens after severe bleeding। अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, चोट लगी, एक्सीडेंट लगा है, तो आपकी किडनी धीरे धीरे करके डैमेज होना स्टार्ट होगी। देयर इज डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, आपका यूरिन बहुत कम निकलने लगता है। अगर आपका किडनी फेल हो रहा है तो उसका सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, आपको बहुत कम सुसु लगेगी, आपके यूरिन में आपको मतलब कम सुसु लगेगी, उसको बोलते हैं ओलिगो यूरिया। देखो यूजुअली 400 ml यूरिन निकलना चाहिए एक दिन में, अगर 0.5 ml पर केजी पर आवर इन चिल्ड्रन, मतलब क्या बोला गया है, अगर बच्चे 1 किलो खाना खाते हैं तो 1 घंटे में उनके बॉडी से 0.5 ml यूरिन बनना ही चाहिए छोटे बच्चों में। अगर इतना नॉर्मल लेवल नहीं बना मतलब आपका किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अक्यूट रीनल फेलियर के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, यूरेटर डैमेज हो सकता है या कोई ड्रग्स के वजह से हो सकता है। सो इट कैन बी डिटेक्टेड बायोकेमिकली एंड बाय सीरम लेवल ऑफ क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन की प्रेजेंस से भी आप बता सकते हो आपका किडनी बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रोनिक किडनी डिजीज सबसे डेंजरस होती है, ये इरिवर्सिबल डिजीज है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। इट मे बी कॉज ड्यू टू क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि आपके ग्लोमेरुलस या आपके नेफ्रॉन में डैमेज हो गया है तो ये डिजीज ठीक नहीं होगी। या आपके किडनी के साइज की मदद से या अनीमिया के वजह से भी पहचाना जाता है। जिनको हमेशा अनीमिया का प्रॉब्लम रहता है, आरबीसी कम रहता है, तो उनका सिम्टम होता है क्रोनिक किडनी डिजीज का। हीमोडायलिसिस मतलब क्या होता है, हीमोडायलिसिस में आप ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करते हो। समझो अगर मेरा किडनी खराब हो गया है तो मेरा ब्लड फिल्टर करने के लिए हम डायलिसिस की मशीन लेते हैं। डायलिसिस की मशीन की मदद से हम क्या करेंगे, मैं मेरा बॉडी का ब्लड एक मशीन में डालूंगी, उस मशीन में मेरा ब्लड प्यूरिफाई होगा और वापस से मेरी बॉडी में एंटर किया जाएगा। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब मेरे बॉडी में नेचुरली किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन करती है तो ब्लड फिल्ट्रेशन के साथ साथ बहुत सारे हार्मोन्स भी बनते हैं, यानी एरिथ्रोसाइट्स, कैल्सिटोनिन, कैल्शियम हार्मोन्स, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जब नेचुरल ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन जब आप हीमोडायलिसिस करते हो, जब आप डायलिसिस की मशीन से ब्लड फिल्ट्रेशन करते हो तो ये हार्मोन्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इंसान की लाइफ स्पैन कम होते जाती है। ओके, सो ये पूरा हीमोडायलिसिस का प्रोसेस है। ये देखो यहाँ पे आपको बताया गया है, ये आपका पेशेंट है, यहाँ से आपका ब्लड निकाला जा रहा है,
यहाँ पे आपका ब्लड फिल्टर किया जा रहा है और वापस से ये क्लीन ब्लड बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है। सो ये तो वही बात हो गई कि आपके बॉडी में से ब्लड निकाला, फिल्टर किया, वापस डाल दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स बनना चाहिए था, ये जो मशीन है ये आपके डायलिसिस का काम करता है। इसके पास एड्रिनल ग्लैंड होता तो ये भी हार्मोन्स बनाता, लेकिन इसके पास एड्रिनल ग्लैंड नहीं है। ये देखो, ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। हीमोडायलिसिस में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करते हैं बेटा, इन दिस मेथड the dialyzing fluid is introduced in the abdominal cavity, the peritoneal membrane act as a semi permeable dialysing membrane। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने एब्डोमेन का वेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, peritoneal dialysis can be repeated as per the need of the patient, it can be carried out at home but it is not as efficient as हीमोडायलिसिस। इसमें हम अपने स्टमक से डायरेक्ट अपना कैथेटर मशीन कनेक्ट करते हैं और अपने स्टमक का जो बैग होता है, अपने स्टमक का जो बैग होता है वो अपने स्टमक का ब्लड फिल्टर करने का काम करता है, लेकिन ये प्रोसेस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है जितना ज़्यादा हीमोडायलिसिस भरोसेमंद होता है। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस का डिसएडवांटेज क्या होता है, किडनीज के वजह से हमको स्पेशल हार्मोन्स मिलते हैं जैसे एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन एंड कैल्सिट्रायोल, जो डायलिसिस मशीन की मदद से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डायलिसिस मशीन की वजह से कोई जिंदा नहीं रह सकता। आप 1 साल या 2 साल तक काम चला सकते हो, लेकिन आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। सो डायलिसिस मशीन इज फॉर वेरी क्रिटिकल पेशेंट्स। जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते उनको डायलिसिस किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, अगर आपका किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो गया है तो आप किसी मरे हुए पेशेंट का, डिसीज्ड डोनर या कैडेवरिक मतलब होता है डेड पेशेंट, तो आप किसी डेड पेशेंट का किडनी ले सकते हो या आप किसी जिंदा इंसान का भी किडनी ले सकते हो। उसका ब्लड ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, आपकी हेल्थ, आपका इम्यून सिस्टम, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। एक पर्टिकुलर एज के बाद किडनी ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल नहीं होता है, फिर उस टाइम पे सोल्यूशन होता है सिर्फ और सिर्फ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो सब लोग हीमोडायलिसिस अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए ज़्यादातर लोग पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, यानी स्टमक का फ्लूइड एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिल्टर करते हैं, पर वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो हीमोडायलिसिस सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन सबसे बेस्ट होता है। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए भी एक पर्टिकुलर एज होना ज़रूरी है, तो ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल होगा। तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर का 1 शॉट होता है खत्म। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो प्लीज़ उसका डिटेल वीडियो देखो, आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा थ्योरी रीड करो। इस चैप्टर में से आपको सिर्फ 2 से 3 एमसीक्यूज आएंगे। ज़्यादातर एमसीक्यूज आपको किधर से आएंगे, स्किन और लंग्स और किडनी के स्ट्रक्चर से, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से। काउंटर करंट मैकेनिज्म से 1 या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आ सकता है। और मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन यानी अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, उसमें से आपको एग्जाम्पल्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।